हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। ठंडी ठंडी शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। बहुत ठंडी है यार। आप लोग नॉर्थ इंडिया में रहते होगे तो आपको पता होगा कितना ठंडा है। खैर, हमें तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट करने वाले हैं हम लोग फाइनेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 50 क्वेश्चंस हम लोग स्टैटिक करेंगे। 50 क्वेश्चंस हम जो है लास्ट कुछ करंट अफेयर्स जो आए हैं उसको कवर करते हुए चलेंगे। मैं शॉर्टकट मेथड्स में भरोसा नहीं रखती हूँ। प्लीज मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं ना जो लास्ट मोमेंट की पढ़ाई के नाम पे 1-1 घंटे का 2-2 घंटे का आपको वीडियोस दे देते हैं। बट प्लीज ना थोड़ा पढ़ाई मेहनत कर लिया करो। फिर सोचते हो यार पढ़ाई तो की थी, पेपर क्यों नहीं क्लियर हुआ, यहाँ से न्यूज तो पढ़ी थी, फिर हमसे क्यों नहीं हुआ। तो वो ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर and deals with macroprudential supervision of the economy? Monetary Policy Committee, Financial Stability and Development Council, Securities and Exchange Board of India, नीति आयोग, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। एक एपेक्स लेवल बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करती है। यहाँ पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स के चेयरपर्सन होते हैं और आपके पास में अलग अलग फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर जैसे आरबीआई से बीपीएफ, आरडीआई, एडा, इस सभी के हेड्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका विच institution is regulator for housing finance company in India currently? National Housing Bank, SEBI, RBI, Ministry of Housing and Urban Affairs या फिर हुडको। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि पहले हमारे पास में नेशनल हाउसिंग बैंक जो था वही रेगुलेटर भी था और सुपरवाइजर भी था। अब करेंटली रेगुलेटर वाली जो पावर्स है वो ट्रांसफर कर दी गई है आरबीआई के पास में और ये केवल सुपरवाइजर रह गया है ना। तो ऐसा 2019 में जो है कि आपका देखा गया था। तो रूल्स, गाइडलाइंस, पॉलिसीज जो भी आएंगी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड वो आरबीआई लेकर आएगा। और सुपरवाइजर और रीफाइनेंसर की तरह काम कौन करेगा यहाँ पर? ये काम करेगा आपका नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, याद रहेगा इतना। खुद को क्या करता है? डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग करता है इंफ्रास्ट्रक्चर या हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग कर रहा है। ओके, क्लियर रहेगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंस एक्ट आया था 2019 में, इन्होंने एनएचबी एक्ट को हटा दिया था, अमेंड कर दिया था, हटाया नहीं था। और यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं सुपरविजन एंड रीफाइनेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन सिस्टम, इंश्योरेंस पेंशन प्लान और ग्रेचुइटी फंड्स। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि पेंशन पीएफआरडीए जो है वो कौन से इसमें रेगुलेट करता है। तो देखो ईपीएफ के लिए ईपीएफओ होता है, ठीक है। एनपीएस के लिए आपका पीएफआरडीए रहता है। और किसके लिए रहता है पीएफआरडीए? आपका अटल पेंशन योजना के लिए रहता है। पीपीएफ आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, जहाँ पर स्मॉल सेविंग स्कीम्स वगैरह भी रहती हैं। इंश्योरेंस आपका एडा रेगुलेट कर रहा होता है। और ग्रेचुइटी फंड्स जो है वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट करता था। अभी करेंटली हमारे पास में जो वेजेस कोड है उसके अंडर इसको लेकर आ गए हैं। तो पीएफआरडीए एक्ट के अंडर 2013 में आपके पास में पीएफआरडीए आया था, जो कि यहाँ पर ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी को पहले मैंडेट कर रहा था बाय डेवलपिंग एंड रेगुलेटिंग पेंशन फंड्स। एनपीएस के स्ट्रक्चर में यहाँ पर हमारे पास एनपीएस ट्रस्ट, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो हमारे पास में ईपीएफ भी रिटायरमेंट सेविंग प्लान है और नेशनल पेंशन सिस्टम भी है, ठीक है। और ईपीएफओ जो है वो आपको पता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई? इनमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है आरबीआई का, ये आपसे पूछ रहे हैं। इशूअर ऑफ करेंसी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट्स, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो आपको पता होगा यहाँ पर आरबीआई जो है, अगर हम बात करें, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बनता है बैंक्स के लिए जब उनको यहाँ पर पैसे की जरूरत होती है और बैंक अपनी सारी की सारी लिक्विडिट होने के लिए बेसिकली यहाँ पर अपना ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी भी उनके पास में क्रेडिट ऑप्शंस थे वो सारी चीजें वो अभी खो चुके हैं, सब यूज कर चुके हैं, या फिर तब उनको पैसा अगर चाहिए उसके बावजूद, तो फिर यहाँ पर आरबीआई ये काम करता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर कस्टोडियन की तरह काम करता है जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, ये भी आपको पता होगा। कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करने का काम
आरबीआई का नहीं है। किसका काम है ये काम है आपका सेबी का, है ना। तो यहाँ पर हमें पता है कि इशू जो कर रही है करेंसी, वो सोल अथॉरिटी हमने किसको दे रखी है, आरबीआई को दे रखी है। आरबीआई मैनेज कर रही है बैंकिंग अकाउंट्स को, पब्लिक डेट को, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए। कस्टोडियन कैसे बन जाती है, तो यहाँ पर कंट्री की जो भी फॉरेक्स रिजर्व है, जैसे गोल्ड हो गया, फॉरेन करेंसी, इसके अलावा स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये सभी चीजें मेंटेन कर रही होती है। एंड इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें आपके इसकी बात करें अगर हम कैपिटल मार्केट्स की, तो आपको पता है कि सेबी क्या क्या करता है, जो भी इन्वेस्टर्स है सिक्योरिटीज में, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, साथ में यहाँ पर डेवलपमेंट करता है सिक्योरिटीज मार्केट की, और रेगुलेट कर रहा होता है कैपिटल मार्केट को। नेक्स्ट आपका ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैच्योरिटीज। तो देखो मैंने आप लोगों को जो फाइनेंस का वीडियो कराया था, उसमें मैंने बताया था कि हमें 91 डेज के लिए होता है, फिर इंटू 2 करोगे तो 182 डेज, और इंटू 2 करोगे तो 364 डेज। इस तरीके से 3 मैच्योरिटीज हमारे पास रहती हैं, 91 डेज की, 182 डेज की और 364 डेज की। तो इसमें हमारे पास टी बिल्स होते हैं। अच्छा, अगर 91 डेज से कम के लिए होता है तो क्या होता है हमारे पास, कैश मैनेजमेंट बिल्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि ट्रेजरी बिल्स, जिनको टी बिल्स भी बोला जाता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म में फंड रेजिंग के लिए लेकर आती हैं, जिसमें कि इनकी मेच्योरिटी 91, 182 और 364 डेज के लिए रहती है। ऑल्सो यहाँ पर आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज होती है, मीनिंग ये हमेशा ये डिस्काउंट पर इशू की जाती है, ठीक है। तो डिस्काउंट पर कैसे होती है, मतलब अगर मान लो 1 लाख रुपए चाहिए, तो गवर्नमेंट यहाँ पर अगर 1 लाख का इनका बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट है या फेस वैल्यू है, तो गवर्नमेंट लेटर से 90K में लेकर आएगी, और जो इन्वेस्टर है उसे बाद में 1 लाख रुपीज पे करेगी। तो जो 10,000 रुपए हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिल जाता है। ऐसा रेगुलरली यहाँ पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इनको इशू कौन करता है, इनको इशू किया जाता है बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, या फिर यहाँ पर आपके जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो क्या लेकर आती है, वो ना ट्रेजरी बिल्स नहीं लेकर आ सकती, उनके लिए ना एक स्पेशल तरह के लोन होते हैं जिन्हें हम स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है वो 25,000 रुपीज में होती है, या तो इसके मल्टीपल्स में हो रही होती है। ऑक्शन फ्रिक्वेंसी कब होती है इनकी, वेडनेसडे को होती है 91 डेज वाले की, 182 डेज वाले की ऑल्टरनेट उसमें होती है वेडनेसडे में, और 364 वाले की भी ऑल्टरनेट वेडनेसडे में ही ऑक्शन फ्रिक्वेंसी रहती है। कमर्शियल पेपर्स is an unsecured money market instrument issued in the form of bill of exchange, promissory note, equity share, debenture और government bond। देखो सबसे पहले तो ये समझो अनसिक्योर्ड का क्या मतलब होता है, कि कोई भी कोलेट्रल अटैच नहीं है। जैसे मान लो किसी को लोन चाहिए, उसने अपने घर के पेपर्स रख दिए, मॉर्गेज पे रख दिया, ठीक है, गिरवी रखना जिसे बोलते हैं, तो कोई कोलेट्रल अटैच होता है, हम लोग गोल्ड लोन लेते हैं तो गोल्ड दे देते हैं बैंक को, तो ये अनसिक्योर्ड होता है, मीनिंग यहाँ पर कोई भी कोलेट्रल अटैच्ड नहीं है। तो ये हमारे प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किए जाते हैं, और ये हमेशा 5 लाख या उसके मल्टीपल्स में किए जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास में प्रोमिसरी नोट क्या होता है, तो एक ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है, इसके 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6। 4 आपका लेकर आता है प्रोमिसरी नोट, सेक्शन 5 आपकी बात करता है बिल ऑफ एक्सचेंज की, जो मैंने आपको कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में भी पढ़ाया हुआ है, और सेक्शन 6 जो होता है वो चेक्स की बात करता है, जो आपको बैंक में चेक्स वगैरह होता है ना उसके लिए। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोमिसरी नोट होते हैं, एक रिटन प्रॉमिस होता है, मान लो मैंने उधार लिया है, तो मैं यहाँ पर प्रॉमिस करूंगी आपको कि मैं आपको सो एंड सो अमाउंट सो एंड सो डेट पर पे कर दूंगी, ठीक है। तो ये होता है प्रोमिसरी नोट, अनसिक्योर्ड होते हैं, कंपनी कोई भी यहाँ पर एसेट्स को प्लेज नहीं कर रही होती है। इसके अलावा यहाँ पर नेगोशिएबल और ट्रांसफरेबल होते हैं, तो आप इनको क्या कर सकते हो, सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो, ओके, याद रहेगा यहाँ पर। अच्छा, मिनिमम मैच्योरिटी कितनी होती है कमर्शियल पेपर्स के लिए, 7 डेज होती है। मैंने बताया ये आपके 5 लाख के डिनोमिनेशन में होता है, मीनिंग 5 लाख या फिर 10, 15, 20 इस तरह से होंगे। यहाँ पर 3 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 9 लाख ऐसे नहीं हो सकता। इसके अलावा यहाँ पर डिस्काउंटेड होते हैं ये, ठीक है, डिस्काउंट होता है फेस वैल्यू में, जैसे ट्रेजरी बिल्स में समझाया था। और ये जो भी इशूअर होगा, ठीक है, जो भी यहाँ पर पैसा रेस करना चाहता है इनके थ्रू, उसकी क्रेडिट रेटिंग मिनिमम A3
या इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ठीक है। इससे अगर मान लो किसी की डबल बी ट्रिपल बी माइनस है तो वो नहीं इशू कर सकते। A3 A2 है ना, यहाँ पर यही इसको इशू कर पाएंगे। A3 ट्रिपल ए ये सब लोग कर सकते हैं। बेसिकली अच्छी रेटिंग होनी चाहिए आपकी। ओके चलो नेक्स्ट जाते हैं। तो यहाँ पर हाईली रेटेड कॉर्पोरेट्स कर सकते हैं, प्राइमरी डीलर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ताकि शॉर्ट टर्म फंड उन्हें मिल जाए। जैसा मैंने बताया 7 डेज से लेकर 364 डेज तक के लिए इनको इशू किया जाता है। क्या इनका बाईबैक अलाउड है? जिस कंपनी ने इनको इशू किया वो बाईबैक कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के बाद में आफ्टर इशूइंग, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं। In the call money market, if the funds are borrowed or lent for a period of 2 to 14 days, it is known as कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, रेपो मनी, शॉर्ट मनी। तो यहाँ पर 2 से 14 दिन के लिए आएगा तो नोटिस मनी होता है। कैसे होता है? अगर ओवरनाइट या फिर अप टू 1 डे होता है, तो जैसे मैंने आपको कॉल किया और हमारी तुरंत तुरंत बात हो गई, तो ये होता है कॉल मनी, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 से 14 दिन के लिए है, मैंने नोटिस भेज दिया आपको, ये हो गया आपका नोटिस मनी। और टर्म मनी आपका कौन सा होता है? मोर देन 14 डेज एंड लेस देन आपका 365 डेज, दैट इज 364 डेज तक आपका अगर रहेगा तो यहाँ पर ये बन जाता है आपका टर्म मनी, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक्स को अगर टेम्पररी अपनी लिक्विडिटी मिसमैच आ रहे हैं, जैसे CRR SLR मेंटेन करने में, तो वो किसकी तरफ जाएंगे? कॉल मनी की तरफ जाते हैं। अच्छा 2 डेज से 14 डेज में यहाँ पर ये क्यों यूज किए जाते हैं? कि हमारे पास में कॉल बैक किया सकता है मनी को बाय गिविंग इट अ नोटिस। हम यहाँ पर एक नोटिस दे सकते हैं बोरोवर को, और 14 डेज से ज्यादा का होगा और अप टू 1 ईयर होगा तो ये टर्म मनी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं कॉल मनी मार्केट में? यूजुअली आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं। RRBs इसको यहाँ पर इशू नहीं कर सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स हो सकते हैं, प्राइमरी डीलर्स हो सकते हैं। ये भी आपका अनसिक्योर्ड होता है नेचर में ठीक है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आपके पास में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कॉल रेट कहलाता है, ठीक है, जो कि लिक्विडिटी कंडीशन कैसी है इकोनॉमी की वो भी हमें बता रहा होता है। नेक्स्ट जाते हैं। Which instrument is issued by scheduled commercial banks to raise bulk deposits from the market? Commercial papers, certificate of deposit, treasury bills, dated security, masala bond। तो यहाँ पर आपसे पूछे कि अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को बल्क में डिपॉजिट्स रेज करने हैं मार्केट से, तो वो इनमें से किस वाले आपके इंस्ट्रूमेंट को इशू करेंगे? तो वो करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को, ठीक है। तो 1989 में ना RBI इसको लेकर आई थी ताकि लार्ज सम ऑफ मनी हम मार्केट से जो है क्या मार्केट लिंक्ड कॉम्पिटिटिव रेट्स जो हमारे चल रहे हैं उस पर बोरो कर पाए। तो जब बहुत ज्यादा टाइट लिक्विडिटी कंडीशन होती है, लिक्विडिटी पता है ना क्या होता है? जब मैं लिक्विडिटी कह रही हूँ उसका मतलब मार्केट में कैश की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स लेकर आते हैं, लेकिन RRBs के लिए अलाउड नहीं होते हैं। हाईली रेटेड कॉर्पोरेट जो होते हैं, ठीक है, वो इनको आपका लेकर आ सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो इनकी मेच्योरिटी होती है वो 7 दिन से कम नहीं होनी चाहिए और 1 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जैसे कि आपका नाबार्ड हो गया या एग्जिम बैंक हो गया, ये 1 से 3 साल के लिए इनको लेकिन इशू कर सकते हैं। और ये आपके डीमैट फॉर्म में ही इशू होंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रहेंगे। अलॉन्ग विद दैट ये भी डिस्काउंटेड होता है, जैसे टी बिल्स या फिर आपके कमर्शियल पेपर्स रहते हैं, ठीक है, इतना याद रहेगा। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और ये यहाँ पर आपका सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किए जा सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करने का मतलब क्या है? मैंने ऐसा यहाँ पर मैं एक ए इन्वेस्टर है, उसने बैंक ने यहाँ पर कुछ इशू किए सीडीज, ठीक है, ए ने उनको खरीद लिया और पैसा जो है क्या बैंक को दे दिया। अब ए को खुद पैसे की जरूरत पड़ गई, ए ने ये किसी और को बेच दिया, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी मार्केट। ओके, मिनिमम अमाउंट आपकी कितनी होनी चाहिए? 5 लाख या फिर उसके मल्टीपल्स में होनी चाहिए। अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स की तरह ही ये भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये थोड़े थोड़े फिक्स डिपॉजिट्स की तरह हैं, बट ये ट्रेडेबल है। फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं वो आपके ट्रेडेबल नहीं होते। Application supported by blocked amount ASBA is mandatory for buying shares in the secondary market, applying for IPOs, buying mutual funds, trading in derivatives, buying bonds, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा इसमें कि हमारे जितने भी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अगर पब्लिक इश्यूज करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर IPOs हो सकता है, FPOs हो सकता है, दोनों में ये इंपॉर्टेंट रहेगा।
तो इनिशियली यहाँ पर एक ऑप्शनल फैसिलिटी थी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन फिर यहाँ पर जनवरी 1 2016 में इसको मैंडेटरी कर दिया। तो इन्वेस्टर कैटेगरीज में रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं आपके, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, एंड एम्प्लॉयज शेयर होल्डर्स जो कि अंडर रिजर्व कैटेगरीज अप्लाई करना चाहते हैं। मैकेनिज्म क्या है कि आप एक चेक या ट्रांसफर नहीं कर रहे हो फंड्स टू इशूअर को। इशूअर कौन है? जो कंपनी यहाँ पर अपने शेयर्स इशू कर रही है। एप्लीकेशन मनी यहाँ पर ब्लॉक हो जा रही है बैंक अकाउंट में ही। तो फंड्स यहाँ पर जो है आपके तभी जाते हैं, जैसे आपको अप्लाई करते हो आईपीओ के लिए, तो आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे ना, तो क्या होगा, आपके अकाउंट में जो बैलेंस है वो उतना ही रहेगा, लेकिन वो ब्लॉक हो जाता है, अब आप किसी और पर्पज से उस पैसे को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको आईपीओ के थ्रू शेयर्स अलॉट हुए तो वो पैसा कट जाता है और कंपनी को मिल जाता है। अदरवाइज क्या होता है, यहाँ पर वो पैसा जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स एंड यूपीआई के लिए भी यहाँ पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यूपीआई यहाँ पर अंडरलाइन मैकेनिज्म की तरह काम कर रही होती है। तो किसी भी तरह के रिफंड डिलेज नहीं होते हैं, इंटरेस्ट यहाँ पर अर्न किया जा सकता है अपने सेविंग अकाउंट में जब तक कि यहाँ पर अलॉट नहीं किए गए हैं शेयर्स। साथ में लिस्टिंग टाइम जो है वो यहाँ पर आपका स्ट्रीमलाइन हो जाता है। चलिए, अगर यहाँ पर आपको असबा अकाउंट यूज करना है, असबा फैसिलिटी यूज करनी है, तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, एक पैन होना चाहिए, साथ में एक सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक यहाँ पर रहना चाहिए, बैंक अकाउंट, जिसमें कि बैंक से भी यहाँ पर ऑथराइज करती है कि आप असबा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। रेड herring prospectus differs from a final prospectus because it does not contain। तो यहाँ पर ना हमारे पास दो तरह के प्रोस्पेक्टस होते हैं। जब कंपनी अपने आईपीओ लेकर आती है तो सेबी के पास में सबमिट करती है, तो ये बोल रहे हैं कि रेड हेयरिंग वाला जो होता है, जिसको हम आरएचपी भी बोलते हैं, वो फाइनल वाले से कैसे डिफरेंट होता है। कंपनी की स्टेटमेंट हिस्ट्री नहीं होती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिस्क फैक्टर्स, डिटेल यहाँ पर प्राइस या क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज या प्रोमोटर डिटेल्स। तो यहाँ तो फाइनल प्राइस आपकी सिक्योरिटी का क्या होगा वो भी नहीं होता, और क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज जो आप इशू कर रहे हो वो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो सेक्शन 32 होता है कंपनीज एक्ट का, जिसमें मैंने आपको बता भी रखा है ये। तो सेक्शन 32 ऑफ कंपनीज एक्ट में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो एक प्रीलिमिनरी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, जो कि हम यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में फाइल करते हैं 3 दिन पहले कम से कम, जब हम अपना यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन कर रहे हैं। तो ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस का कॉर्नर स्टोन भी माना जाता है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको क्या मिल जाएगा, एक प्राइस बैंड मिल जाएगा, जैसे लेट अस से 500 से 510, और फाइनल प्रोस्पेक्टस में आपको अलॉटमेंट प्राइस मिलता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको इशू साइज बताते हैं, टोटल वैल्यू कितना है, और फाइनल प्रोस्पेक्टस में एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू किए जा रहे हैं। यहाँ पर टाइमिंग जो होती है वो इशू की जाते हैं ये बिफोर द आईपीओ ओपन्स, एंड फाइनल प्रोस्पेक्टस आपका जब इशू क्लोज हो रहा है प्राइस डिस्कवर किया जाता है। ठीक है, ये एक प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट होती है जिसमें कि एक रेड डिस्क्लेमर होता है, फाइनल लीगल डॉक्यूमेंट हमारा फाइनल प्रोस्पेक्टस ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। गाइस मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, आप ये लोग मत सोचना कि माइक की दिक्कत है, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट करना है, थोड़ा सा आप लोग प्लीज एडजस्ट कर लेना। और जिन लोगों को नहीं लग रहा है कि यार ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, ई बुक सेक्शन में डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो। तो ग्रीन शो ऑप्शन अलाउज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट टू buy back shares from the market to stabilize the prices, post listing issue green bonds, sell shares at a discount, cancel the IPO और invest in environmental projects। तो क्या आंसर होगा इसका? यहाँ पर देखो ग्रीन शो ऑप्शन जो होता है ना वो एक स्टेबलाइजिंग एजेंट भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट लिस्टिंग, लिस्टिंग क्या होती है? पोस्ट लिस्टिंग, जब मेरा आईपीओ आया, पहली बार मेरे शेयर्स जो है वो लिस्ट हुए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, ठीक है, तो लिस्टिंग हो गई। अब ये यहाँ पर इनके प्राइसेस को स्टेबलाइज करता है न्यूली इशूड स्टॉक के। तो अंडर राइटर को पावर मिल जाती है कि वो सप्लाई और डिमांड टू शेयर्स की लिमिटेड पीरियड के लिए 30 डेज दैट इज, ठीक है, टिपिकली यहाँ पर 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा इशू प्राइसेस से नीचे ना गिर जाए। तो यहाँ पर सेबी की कुछ गाइडलाइंस होती हैं ग्रीन इशू ऑप्शन को लेकर, जिसमें कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस रहता है बोरो, सेल एंड बाई बैक का। अब क्या होता है मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। मान लो ओवर अलॉटमेंट हो गई, क्या हो गया? ओवर अलॉटमेंट। अंडर राइटर क्या करेंगे? वो ज्यादा शेयर्स यहाँ पर सेल करेंगे, अंडर राइटर शेयर्स को सेल कर देंगे, मोर शेयर्स को
देन ओरिजिनली प्लान। मान लो मैंने 10,000 शेयर्स बेचने थे लेकिन मैंने बेच दिए 15,000, ठीक है। तो अप टू 15% ऑफ द इशू साइज टू इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग द आईपीओ। यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर 15% अपने इशू साइज तक का वो बेच सकते हैं जितना उन्होंने ओरिजिनली प्लान किया था, और ये यहाँ पर इन्वेस्टर्स को आईपीओ के टाइम पर बेचा जा सकता है। बोरोइंग शेयर्स में क्या होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा शेयर्स हैं और ये एग्जिस्ट नहीं करते, स्टेबलाइजिंग एजेंट बोरो करेगा इनको प्रमोटर से या फिर प्री इशू शेयर होल्डर से, ताकि इनको बायर्स को डिलीवर कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स्ट्रा शेयर्स जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते, तो जो हमारा अंडर राइटर है, अंडर राइटर यहाँ पर बोरो करता है इनको प्रमोटर से। प्रमोटर कौन होता है, जो कंपनी के फाउंडर्स होते हैं यूजुअली, ठीक है, जिन्होंने आइडिया स्टेज से काम किया होता है, या प्री इशू शेयर होल्डर्स होंगे, पहले से कंपनी के पास में कुछ यहाँ पर शेयर होल्डर्स होंगे जो कि कंपनी के लिस्ट होने से पहले थे, तो इनसे यहाँ पर बोरो कर कर डिलीवर करेगा बायर्स को, ठीक है। तो अगर यहाँ पर प्राइजेस गिर जाते हैं तो क्या होगा, और अगर यहाँ पर प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो क्या होता है। हाँ, तो देखो अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आपके मान लो प्राइजेस गिर जाते हैं, मीनिंग की डिमांड कम हो रही है ना, तो एजेंट क्या करते हैं, वो यहाँ पर शेयर्स को ओपन मार्केट से वापस खरीद लेते हैं जो मनी उन्होंने कलेक्ट किया था। और अगर यहाँ पर प्राइजेस आपके डिमांड जो है वो बढ़ गई है, प्राइजेस बढ़ गए हैं, तो एजेंट क्या करते हैं, उनको ऑप्शन होता है कि शेयर्स को वो डायरेक्टली कंपनी से ओरिजिनल इशू प्राइस पे खरीद पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों ही चीजें कर सकते हैं, इतना आपके लिए एग्जाम में इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना कि ग्रीन शू ऑप्शन जो होता है, ये अंडर राइटर को अलाउ कर रहा है कि वो शॉर्ट सेलिंग कर ले शेयर्स की आईपीओ के टाइम में, और या फिर यहाँ पर उनको बाई बैक कर सकते हैं मार्केट से, या उनको कंपनी से बाई बैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीन शू ऑप्शन समझ में आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। यहाँ बात हो रही है प्राइवेट प्लेसमेंट रेफर्स टू द इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस नॉट एक्सीडिंग। तो यहाँ पर आपको बताना है कितने लोग हैं जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट यहाँ पर, ठीक है। अगर हमने अपनी सिक्योरिटीज को हमने ना ऐसा नहीं किया कि पब्लिक को दिया, हमने क्या किया, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को ही बोला कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर सिक्योरिटीज को इशू हम जब कर रहे हैं तो आप ही इनको खरीद सकते हो। आइडेंटिफाइड पर्सन होते हैं, तो कंपनीज एक्ट का यहाँ पर सेक्शन 42 होता है, उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट प्लेसमेंट में ऑफर किए जाने वाले लोगों की जो नंबर है ये आपकी 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि 200% का जो लिमिट होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, और ये हर एक टाइप की सिक्योरिटी के लिए अलग से देखा जाता है, मतलब इक्विटी शेयर्स के लिए 200 हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अलग से 200 हो गए, और डीम्ड पब्लिक ऑफर, अगर कंपनी 200 से ज्यादा लोगों को ऑफर कर रही है, तो चाहे पेमेंट मिली हो या नहीं मिली हो, कंपनी लिस्ट होना चाहती हो या नहीं होनी चाहती हो, यहाँ पर से भी इसको पब्लिक ऑफर मान लेगा। और एक्सेप्शन क्या है, मान लो ये जो 200 की गिनती है, ठीक है, इसमें किसको नहीं रखा जाता, तो लिमिट कैलकुलेट करते टाइम में दो कैटेगरीज को हम कैलकुलेट काउंट नहीं करते हैं। एक तो आपके आते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जैसे कि बैंक हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, और एम्प्लॉयज जिनको हमने ईसॉप्स दे रखे होते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर कंपनी जो है कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगी वो यहाँ पर 20,000 रुपीज कम से कम होनी चाहिए। सेपरेट बैंक अकाउंट जो है हमें वो करना होता है, तो जो अमाउंट हमें मिल रही है वो एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के, ठीक है, बैंक अकाउंट में रखना होता है अलॉटमेंट से पहले, और पैसे मिलने के 60 डेज के अंदर अंदर जो शेयर्स अलॉट होते हैं, अगर नहीं किए गए तो 15 दिन में पैसे को रिफंड करना होता है, ठीक है। शेयर्स को 60 डेज में अलॉट करा, अगर नहीं किया 60 दिन में, तो अगले 15 दिन के अंदर अंदर पैसा रिफंड करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 42 के अंडर है, थोड़े थोड़े सेक्शंस ऐसे रिवीजन टाइम में याद हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कैपिटल मार्केट। सो व्हाट इज द करंट सेटलमेंट साइकिल फॉर इक्विटी ट्रांजैक्शन स्टॉक्स इन इंडिया। तो अभी का कैपिटल मार्केट्स में जो करंट सेटलमेंट साइकिल है वो क्या होती है इक्विटी ट्रांजेक्शन के लिए। मान लो मैंने आज एक स्टॉक को बेचा, ठीक है, तो कल सुबह 10 बजे तक ना मेरे अकाउंट में उसका अमाउंट जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया में इफेक्टिवली दो साइकिल्स चलती हैं,
एक स्टैंडर्ड T+1 साइकिल है और एक नियर हमारी T+0 है जो कि ऑप्शनल है। तो T+1 सेटलमेंट साइकिल ये डिफॉल्ट साइकिल मानी जाती है सभी इक्विटी ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो अगर आप बाई या सेल कर रहे हो स्टॉक को आज, तो सेटलमेंट जो है वो आपका नेक्स्ट वर्किंग डे में हो जाता है। और मोस्ट जो आपके ब्रोकर होते हैं वो आपके फंड्स को नेक्स्ट मॉर्निंग तक यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं या फिर इवनिंग में बिजनेस डे के, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, तो यहाँ पर इंडिया जो है करेंटली अभी कोशिश कर रहा है कि T+0 सेटलमेंट साइकिल लेकर आए ताकि ये फास्टेस्ट रहे वर्ल्ड में। एंड सेबी ने यहाँ पर काफी ज्यादा इस फैसिलिटी को एक्सपेंड भी करा है, अभी ये ऑप्शनल है। तो अगर आप T+0 के सेगमेंट में कर रहे हो मान लो, ठीक है, तो 1:30 बजे से पहले पहले अगर आप कर रहे हो दोपहर के, तो सेटलमेंट 4:30 बजे तक सेम डे हो जाएगा। करेंट स्कोप यहाँ पर जो है ये कुछ 25 स्टॉक्स के लिए इन्होंने किया हुआ है, बाकी देखते हैं। अच्छा, जो क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, है ना, इन ये कौन से होते हैं क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स? जो लार्जर ब्रोकर्स होते हैं हमारे, इनको यहाँ पर बोला गया है कि ये सपोर्ट करेंगे T+0 को। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर T+1 बन जाएगा। Demutualization of a stock exchange involves, अगर हम डीम्यूचुअलाइजेशन कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा? देखो, इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि हमारे पास में ट्रांसफॉर्म करेंगे लीगल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को एक मेंबर ओन्ड नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन से एक शेयर होल्डर ओन्ड फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेशन में। ठीक है, तो बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं डिस्कस कर रहे हैं वरना फिर मेरा गला ना चला जाता है, ज्यादा देर मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो आप लोग आपको क्या एक बार ही खुद से रीड कर लेना वीडियो पॉज कर अगर आपको खुद से आंसर करना है तो मैं क्वेश्चन रीड कर लिया करूँ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लब मॉडल को ना एक तरीके से तोड़ के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ सेग्रीगेशंस कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, हमारे पास में एक तो ओनरशिप राइट्स को रखेंगे, एक मैनेजमेंट राइट्स को और एक ट्रेडिंग राइट्स को। तो ओनरशिप राइट्स में क्या है कि एसेट्स जो है एक्सचेंज के और वो हम यहाँ पर ओन करेंगे और डिविडेंड्स को रिसीव करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम ब्रोकर से शेयर होल्डर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। मैनेजमेंट राइट्स में गवर्न करना होता है एक्सचेंज को, तो एक ब्रोकर लेड कमिटी से एक प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर बन जाता है। और ट्रेडिंग राइट्स में क्या होता है कि हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग मेंबर्स जैसे कि ब्रोकर्स होते हैं उनके पास रहता है। समझ में आ गया? तो हमारे पास में डीम्यूचुअलाइजेशन में क्या होता है, डीम्यूचुअलाइजेशन अगर हमारा हो रहा है तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाता है शेयर होल्डर्स का। गवर्नेंस में यहाँ पर हमारे पास एक प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट बोर्ड होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसी केस में कम होती हैं और फंड्स को हम यहाँ पर कैप आईपीओ या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। सर्किट ब्रेकर्स आर मैकेनिज्म्स यूज्ड बाय स्टॉक एक्सचेंजेस टू stop power supply, halt trading temporarily to curb excessive volatility, prevent insider trading, stop foreign investors, calculate indices। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं। तो ये ना इमरजेंसी ब्रेक जैसे काम करता है वैसे काम करते हैं, ताकि कोई भी स्टॉक या एंटायर मार्केट जो है उससे क्रैश करने से रोक लिया जाए या फिर वो बहुत तेज ऊपर ना चला जाए किसी पैनिक या इरेशनल वजह से। तो यहाँ पर सेबी क्या करता है, वो प्राइस डिस्कवरी जो है एक ऑर्डरली वे में करवाता है। तो या तो इंडेक्स बेस्ड होगा, ठीक है, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक प्राइस बैंड्स के हिसाब से होता है। तो मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर्स अगर हमारे हैं तो जैसे निफ्टी 50 होता है, सेंसेक्स होता है। तो ये यहाँ पर आपके क्या होगा, अगर मान लो ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा मार्केट शट डाउन हो जाएगा। तो ड्यूरेशन हम क्या रखते हैं हॉल्ट की, ये डिपेंड करेगा कि ट्रिगर कब हो रहा है। मान लो ट्रिगर लेवल हमारी 10% है और 1 बजे से पहले हो रहा है, तो 45 मिनट्स की हॉल्ट रखी जाएगी और 15 मिनट का प्री ओपन रखा जाएगा। फिर 1 बजे से 2:30 बजे तक 15 मिनट का हॉल्ट रखा जाता है और 15 मिनट का प्री ओपन। अगर 2:30 बजे के बाद हो रहा है तो 3:30 बजे तक ही मार्केट खुला हुआ है, कोई हॉल्ट ही नहीं होना। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। आपके लिए खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखना कि जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वो हमारे पास क्यों होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को टाइम दे रहे हैं कि जो न्यूज आई है किसी भी तरीके से यहाँ पर अगर जैसे क्रैश वगैरह हुआ है तो पैनिक सेल ना कर दे। पैनिक सेलिंग किसे कहते हैं, मान लो मुझे लग रहा है कि मार्केट तो डाउन होगा, रिसेशन आएगा, तो लोगों ने क्या करा, सारे स्टॉक्स वगैरह बेच दिए, सोचा कुछ और इन्वेस्ट कर लेंगे चाहे लॉस में ही क्यों ना हो। साथ में मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, ऑपरेटर्स जो है वो
आर्टिफिशियली पंप या डंप ना करें स्टॉक को, ठीक है। और साथ में ऑपरेशनल सेफ्टी यहाँ पर होनी चाहिए। Insider trading regulations are primarily enforced by RBI, SEBI, Ministry of Corporate Affairs, CBI, stock exchanges। तो देखो insider trading बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज वेल। तो यहाँ पर ना सेबी जो है, ठीक है, वो रेगुलेशंस यहाँ पर एनफोर्स कराता है। कौन कराता है? सेबी एनफोर्स कराता है। और कंपनीज जो होती हैं उनको इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट रखना पड़ता है। कंप्लायंस ऑफिसर्स होने चाहिए उनके पास में, ठीक है। ताकि यहाँ पर हम देखेंगे कि सेबी जो है वो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसके पास में पावर दी गई है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, पिनलाइज करे, प्रोसिक्यूट करे, ठीक है, वायलेटर्स को अंडर द सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। इसके अलावा सेबी जो है इसको पावर कहाँ से मिलती है? सेबी एक्ट से ही मिल जाती है। सेबी का 11 और 12वें सेक्शन है। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पहला जो एग्जाम हुआ था उसमें तो ये सारे एक्ट आपको पढ़ने थे। अब ऐसे तो आपको पढ़ने नहीं होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। पेनल्टी याद रखना कि अगर यहाँ पर, ठीक है, सेबी जो है 25 करोड़ रुपीस तक की पेनल्टी लगा सकती है, या 3 टाइम्स जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स आपने बनाए हैं, जो भी हायर होगा अगर इनसाइडर ट्रेडिंग की जा रही है। इनसाइडर ट्रेडिंग आपको पता ही होगा ना क्या होता है। देखो इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है, मान लो अडानी का एक एम्प्लॉई है ना, और उसको पता है कि अडानी की कोई नई डील होने वाली है, और उसने क्या किया, उस वजह से खुद ने तो कुछ शेयर्स खरीदे ही, साथ में कुछ और लोगों को भी इस तरह के शेयर्स दिलवा दिए जो उनके क्लोज रिलेटिव्स थे, ठीक है। उन्होंने सस्ते में खरीदे, और सस्ते में खरीदे उसके बाद में प्रॉफिट एकदम हाई हो गए, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इनसाइडर इंफॉर्मेशन जो थी वो लीक कर दी, जिसकी वजह से प्रॉफिट उन्होंने बहुत हाई बना लिए, और बाकी जो इन्वेस्टर्स थे उनको तो फेयर डील नहीं रही उनके लिए, तो इसको प्रोहिबिट करते हैं, ठीक है। साथ में सेबी जो है वो अगर स्पेशल कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर रहा है तो 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। याद रहेगा ये आपको। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर कंप्लायंस ऑफिसर जो होते हैं वो यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं मसाला बॉन्ड्स आर। मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। मसाला बॉन्ड्स आपको बताने हैं। देखो डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है, जिनको हम ओवरसीज में लाते हैं, तो ऑफकोर्स बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है उन्होंने इंडियन कल्चर को रिफ्लेक्ट करने के लिए इनको इस टर्म को कॉइन किया था। तो ये ना आपके एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होते हैं, हम दूसरी जगहों से बोरोइंग्स कर रहे हैं, है ना। ये उसकी तरह नहीं है कि भाई आप यहाँ पर डॉलर से यूरो से अपना पैसा उठा रहे हो, बॉन्ड है तो डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया, है ना, आप बोरो कर रहे हो। तो यहाँ पर बोरोइंग जो हो रही है वो इंडियन रुपीज में हो रही है। तो किसके पास रिस्क आता है, तो अगर एक फॉरेन लोन है और रुपये हमारा वीकेंड हो गया जैसे अभी हो रहा है, तो इंडियन कंपनी को यहाँ पर ज्यादा पैसा देना पड़ता है। करेंसी रिस्क, मैंने लोन लिया था रुपीज में, ठीक है, रुपीज में लिया, लेकिन उनको रीपे तो मुझे डॉलर में करना पड़ेगा। अब डॉलर में करना पड़ेगा, अब 90 रुपए का $1 जा रहा है, कहाँ एक 80 रुपीज में मिल रहा था। तो सोचो अगर 1 लाख या 10 लाख डॉलर हमने लोन लिया है तो कितना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर रुपये डेप्रिशिएट करता है तो इन्वेस्टर्स को कुछ ज्यादा डॉलर्स मिल जाते हैं, उसका फायदा हो जाता है। अगर रुपये अप्रिशिएट कर जाता है तो इन्वेस्टर्स जो है, ठीक है, उनको एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट उनके लोकल करेंसी में होता है। अगर रुपये डेप्रिशिएट करे इन्वेस्टर्स को कुछ डॉलर्स मिलते हैं वापस, अगर उनको लॉस हो रहा होता है। अगर रुपये एप्रिशिएट करता है तो उनका फायदा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमें याद रखना है कि कुछ कुछ गाइडलाइंस है मसाला बॉन्ड से रिलेटेड भी, तो याद रखना मिनिमम मैच्योरिटी 3 साल की होती है, $50 मिलियन तक 5 साल फॉर इश्यूज अबव, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉस्ट लिंक्स वगैरह है वो आप लोग मत याद करो, आपको नहीं आएगा, बट ये याद रखना, मतलब जो लोग जैब के आपके एग्जाम दे रहे हैं, जो लोग बैंकर्स को पता होना चाहिए, जैब में भी नहीं टैब में आता है, ठीक है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGBs आर इशूड बाय SBI, NMTC, RBI on behalf of the government of India, maybe World Gold Council। तो आपको बताना है जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं तो उन्हें इशू कौन कर रहा होता है,
तो ये तो आपको पता ही है कि आरबीआई करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैसे करता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के थ्रू करता है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू, और कुछ भी हमारे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेच्योरिटी पीरियड होता है तो कितना होता है? 8 साल का होता है, लेकिन एग्जिट ऑप्शन भी मिल जाता है 50 ईयर से। इंटरेस्ट यहाँ पर कितना मिलता है? 2.5% पर एनम का मिलता है, सेमी एनुअल बेसिस पर, साल में 2 बार मिल जाएगा नॉमिनल वैल्यू पर। इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी होती है? तो इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए 4 kg होता है, ट्रस्ट और सिमिलर एंटिटीज के लिए 20 kg होता है। टैक्सेशन की बात करें तो जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है। कैपिटल गेन की बात करें तो कम्प्लीटली एग्जाम्प्टेड है। ठीक है, तो अगर गोल्ड का प्राइसेस बढ़ गए तो कैपिटल गेन हो गया हमें, तो वो एग्जाम्प्टेड है, लेकिन जो इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं, ये जो इंटरेस्ट है इस पर टैक्स लग सकता है, जैसे भी हमारे पास में इनकम टैक्स टैब में जिसमें भी हम आएंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस जो भी 999 प्योरिटी गोल्ड का होता है प्रीवियस 3 बिजनेस डेज का। ठीक है, जब क्लोजिंग हो रही है तब हम यहाँ पर इसको लेकर चलते हैं, और इसको पब्लिश कौन करता है? इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन। ओके, याद रहेगा इतना। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें दिसंबर 2025 में क्या हुआ था इससे रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको 8 साल की जो मेच्योरिटी थी 2017-18 वाली, वो 8 साल की मेच्योरिटी पहुंच गई थी, तो फाइनल रिडेम्पशन प्राइस जो आरबीआई ने रखा था वो 13,563 रुपीज पर यूनिट रखा था, जिसमें कि 4.7 टाइम्स रिटर्न्स आप लोग को मिले थे। ओके, रिट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अलाउज इन्वेस्टर्स टू। रिट्स क्यों होते हैं? देखो, मैं एक साथ पूरा घर नहीं खरीद सकती, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ या कोई जमीन नहीं खरीद सकती, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पर मैं किसी लार्ज स्केल इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट में, ठीक है, इन्वेस्ट कर सकती हूँ। मेरे पास जितने भी पैसे, तो एक म्यूचुअल फंड की तरह है कि मैंने कुछ यूनिट यहाँ पर खरीद ली। ठीक है, तो जैसे म्यूचुअल फंड में होता है ना कि वो लोग पूल करते हैं और फिर स्टॉक्स खरीदते हैं, ऐसे ही इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पर फायदा हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रिट्स में क्या होता है? आप स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर लेते हो इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट एसेट्स। अदरवाइज आपको पता है कि प्रॉपर्टीज इंडिया में कितनी महंगी है या लैंड कितनी महंगी है, तो आप रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो रिट्स आर अ वेरी गुड ऑप्शन। अब यहाँ पर क्या होता है? फ्रैक्शनल ओनरशिप मिलती है, पीस ऑफ लाइक 5,000 करोड़ का टेक पार्क है अगर कोई, ठीक है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करने गए 10,000 रुपीज की या फिर 15,000 रुपीज की, तो आपको डिपेंडिंग अपॉन दैट एक यूनिट मिल गई। तो रेगुलर डिविडेंड्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। तो 90% जो डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो है उसका 90% यहाँ पर क्या करना होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना होता है यूनिट होल्डर्स को। फिर ये फिजिकल प्रॉपर्टी की तरह नहीं है कि आप इनको बेचने जाओगे 10 साल लग जाएंगे। यहाँ पर ये स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, तो आप इनको आसानी से बेच सकते हो, लिक्विडिटी फॉर्म में होते हैं ये। ठीक है, चलो कुछ कुछ यहाँ पर अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करें तो 2025 में कुछ अमेंडमेंट्स आई थी एसिड कॉम्पोजिशन वगैरह से रिलेटेड, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सेबी ने बोला है कि जो 80% तो वैल्यू है वो हमें कंप्लीटेड और रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में करनी है। कंप्लीटेड मतलब पूरी पूरी बन चुकी है वो प्रॉपर्टीज, 80% इन्वेस्टमेंट वहां जाएगी। डेवलपमेंट लिमिट मैक्सिमम 20% हो सकती है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, जिसमें कि इक्विटी ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज है, जीसैक्स भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देन 90% जो नेट कैश फ्लो है वो हमें इन्वेस्टर्स को हाफ ईयरली बेसिस पर कम से कम पे करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जो वैल्यू है रिट्स की वो एटलीस्ट यहाँ पर 500 करोड़ रुपीज होनी चाहिए। मिनिमम ऑफर साइज आईपीओ जो है वो एटलीस्ट यहाँ पर 250 करोड़ का होना चाहिए। और 2025 में ये भी बोला था कि इन्वेस्ट आप इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखो, ये भी लेटेस्ट वाला है कि रिट्स में अगर आप यहाँ पर करने जा रहे हो, रिट्स क्या कर सकते हैं? इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ
social stock exchange in India. तो पहला बोल रहा है टू लिस्ट सोशल मीडिया कंपनीज टू अलाउ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोशल एंटरप्राइजेस टू रेज फंड फॉर सोशल वेलफेयर टू ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट्स एंड टू प्रोवाइड लोन्स टू द पुअर टू नेटवर्क विद एनजीओज। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो होता है स्पेशलाइज सेगमेंट होते हैं एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेस के, जो कि सोशल एंटरप्राइजेस के लिए डिजाइंड होते हैं और यहाँ पर हमें जो फंडिंग गैप है वो ब्रिज करना होता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको सर्कुलर्स वाले वीडियो में भी समझाया था। तो एसएससी जो है वो फोकस करता है 3 पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले तो जो सोशल फाइनेंस है उसे डेमोक्रेटाइज करना है मीनिंग कि यहाँ पर हमें सोशल एंटरप्राइजेस जो है अब वो अनऑर्गेनाइज डोनेशन की जगह एक रेगुलेटेड कैपिटल मार्केट का हिस्सा बनेंगी। ऐसा नहीं कि किसी ने पैसा दे दिया किसी ने नहीं दे दिया, रियल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो सोशल कॉजेज के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आएगी। तो ट्रेडिशनल डोनेशंस के लिए हार्ड था कि वो रिजल्ट्स को ट्रैक कर पाए, लेकिन यहाँ पर सोशल ऑडिट्स हुआ करेंगे। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास में अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जगह सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो कितना यहाँ पर फायदा हो रहा है लोगों को वो हमें पता चल पाता है। तो मैंने आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन सर्कुलर वाले में प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहां से एक बार देख लेना इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स में। बस 67% वाला रूल याद रखना कि अगर आपको एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करना है खुद को, तो कमिटमेंट यहाँ पर सोशल गुड्स के लिए होनी चाहिए। सेबी क्या बोलता है कि एटलीस्ट 67% जो एंटिटी की एक्टिविटीज है वो आपकी पॉवर्टी, हंगर, मैलन्यूट्रिशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, लाइवलीहुड, जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर एम्पावरमेंट और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे जाते हैं आगे। स्कोर्स 2.0 इज अ प्लेटफॉर्म एसोसिएटेड विद। देखो स्कोर्स के ऊपर ना बहुत साल पहले सीबी का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था और वो यहाँ पर 2.0 आया है, तो थोड़ा सा इसको याद रखना, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ना सेबी का कंप्लेंट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, कंप्लेंट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर इसको हम बेसिकली स्कोर्स को क्या बोलते हैं कि सेंट्रलाइज वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म जहाँ पर इन्वेस्टर्स अपने ग्रीवांसेस को लॉन्च कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज के अगेंस्ट। सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज जैसे कि लिस्टेड कंपनीज हो गई, रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज हो गए, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि अब हमारे पास कुछ नए वर्जन आ गए हैं, बेसिकली इस नए वर्जन में कुछ नए फीचर्स आ गए हैं, तो कंप्लेंट जो है वो ऑटोमेटिकली रूट हो जाएंगी टू कंसर्न एंटिटी। तो मैनुअल इंटरवेंशन हम हटा रहे हैं। ठीक है, कंप्लेंट डायरेक्टली क्या हो रही है, मान लो मैंने दूसरी कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट किया, उनके पास ही डायरेक्टली पहुंच जाएगा। टाइमलाइन यहाँ पर रिड्यूस की गई है, तो जो टाइमलाइन है रिड्रेसल की वो 21 कैलेंडर डेज दिए गए हैं, नॉन वर्किंग वर्किंग बैंकिंग कोई डेज नहीं, कैलेंडर डेज है। ठीक है, along with that यहाँ पर 2 लेवल रिव्यू होगा। तो अगर इन्वेस्टर यहाँ पर खुश नहीं है कि भाई ठीक से रेजोल्यूशन नहीं हुआ, तो सबसे पहले तो डेजिग्नेटेड बॉडी जैसे कि मान लो स्टॉक एक्सचेंज है वो इसको यहाँ पर पहले तो रिव्यू करेगा और सेकंड लेवल पर सेबी खुद से इसको रिव्यू करेगी। और इन्होंने इसको ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के साथ में इंटीग्रेट कर दिया है, तो एक सीमलेस ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो पाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is considered a safe haven asset during financial crisis? तो ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह जो काम कर रहा है आपके पोर्टफोलियो में, है ना। मान लो मैंने अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो इनमें से कौन सा आपके लिए सेफ हेवन का क्या मतलब हो गया कि कौन सा बेस्ट रहेगा ताकि आपको क्राइसिस से बचा पाए। तो यूजुअली यहाँ पर गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम सेफ हेवन मानते हैं। तो गोल्ड जो है क्यों, क्योंकि काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है। बॉन्ड या स्टॉक में क्या होगा कि भाई कोई डिमांड कर रहा है तो ही होगा, लिमिटेड सप्लाई है ना। और हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस किस तरीके से हमेशा ऊपर होते हैं। इवन अभी जैसे यूएस का डेट बढ़ता जा रहा है और यूएस का डेट बढ़ने की वजह से सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस हाई हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड जो है वो एक इंश्योरेंस माना जाता है अगेंस्ट सच सिचुएशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर
G-Secs का आपको पता है सॉवरेन गारंटी रहती है, डिफॉल्ट रिस्क 0 रहता है और गोल्ड के पास में इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है वोलेटिलिटी के टाइम पर। पार्टिसिपेटरी नोट्स कॉल्ड एज पी नोट्स आर यूज्ड बाय पी नोट्स कौन यूज करता है? तो ये याद रखना, ओवरसीज इन्वेस्टर्स या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन सेबी के साथ रजिस्टर नहीं करना चाहते, ठीक है, तो इनके लिए यहाँ पर होता है, तो फॉरेन हेज फंड हो सकते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, फॉरेन कॉर्पोरेशन हो सकती हैं, जो कि ये चाहते हैं कि भाई सेबी के साथ में डायरेक्टली एज एन इन्वेस्टर नहीं हम वो करें, तो इनको ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि यहाँ पर ये इंडिया से बाहर इशू किए जा रहे हैं और इनकी जो वैल्यू है वो इंडियन शेयर्स के साथ में लिंक्ड रहेगी, ठीक है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अगर ऑफिशियली यहाँ पर रजिस्टर्ड है सेबी के साथ में तो वही पी नोट्स को इशू कर सकते हैं, ठीक। तो लार्ज ग्लोबल बैंक जैसे कि सिटी ग्रुप हो गया, मॉर्गन स्टैनले हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, ये लोग कर सकते हैं। एफपीआई क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ये इंडियन स्टॉक्स को बाय करते हैं, अपने खुद के अकाउंट तो इंडिया में है, और फिर एक नोट इशू करते हैं ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। तो जो वैल्यू होगी नोट की वो इन स्टॉक्स की वैल्यू को ही फॉलो कर रही होगी, मिरर इमेज की तरह काम करेगी, ओके। तो ये ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियोज इन्वेस्टर्स ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए करते हैं जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में बिना रजिस्टर किए खुद को करना चाहते हैं। तो एफपीआई तो खुद को रजिस्टर कर रखे हुए हैं, इन्होंने इशू किया और इनमें इन्वेस्टमेंट किसने किया पी नोट्स में? ओवरसीज इन्वेस्टर्स ने, ठीक है। अच्छा, सेबी ने क्या किया है यहाँ पर, प्रोहिबिट करा है एफपीआई को कि वो फ्रेश पी नोट्स को अब इशू नहीं कर सकते हैं विद डेरिवेटिव्स एज द अंडरलाइंग एसेट। केवाईसी की भी बात की गई है कि पी नोट होल्डर्स जो हैं अब उनको यहाँ पर इंडियन केवाईसी एएमएल गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, और साथ में यहाँ पर पी नोट्स जो है वो हम फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, एफपीआई यहाँ पर इसको अप्रूव करेंगे और रिपोर्ट करेंगे नया ओनर कौन है सेबी के पास में। और एफपीआई को एक डिटेल्ड मंथली रिपोर्ट, यहाँ पर एफपीआई जो है ये डिटेल्ड रिपोर्ट देंगे, मंथली रिपोर्ट सेबी को, कि इशू और क्या क्या एंड बेनिफिशियरीज है इन ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। व्हाट इज अ जीरो कूपन बॉन्ड? तो याद रखना, ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, जो कि कोई भी पीरियोडिक इंटरेस्ट आप पे नहीं कर रहे हो लेकिन एक डिस्काउंट पर इशू किया गया। मीनिंग देखो, एक बॉन्ड क्या होता है, एक बॉन्ड यहाँ पर एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब मुझे पैसा उधार चाहिए तो इसे इशू कौन करता है? कोई भी कंपनी करती है। लेट अस से एबीसी लिमिटेड ने इशू करा, मतलब एबीसी लिमिटेड ये कह रही है कि मुझे ना पैसे की जरूरत है, मुझे लाकर कोई पैसा दे दो, तो यहाँ पर इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर कहते हैं मुझसे ले लो पैसा, ठीक है। तो बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड यहाँ पर इंटरेस्ट पे करता है, जैसे लोन में इंटरेस्ट पे किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर जीरो कूपन है तो क्या होगा, मान लो बॉन्ड जो है वो 1 लाख रुपीज का है, उसका फेस वैल्यू 1 लाख है, तो भी एबीसी लिमिटेड यहाँ पर केवल 90,000 रुपीज लेगा और बोलेगा वो जो 10,000 रुपीज है वो मैं तुम्हें डायरेक्टली पे करूंगा जब ये बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा, लेटर से 5 साल में मेच्योर हुआ, तो ये इसको 1 लाख रुपए देगा पूरे के पूरे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसको इंटरेस्ट पे कर रहा है, और बॉन्ड पर जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे होते हैं उसको यूजुअल में कूपन बोलते हैं। तो जब हम कोई इंटरेस्ट पे ही नहीं कर रहे तो जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड हो गया एक तरीके से, तो यही हमारा जीरो कूपन बॉन्ड भी कहलाता है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट जाते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बॉन्ड मार्केट यील्ड टू मैच्योरिटी रेफर्स टू। वाईटीएम क्या होता है ये आपसे पूछ रहे हैं इन बॉन्ड मार्केट। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास में यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब हो गया, मैच्योरिटी आपको पता है कि देखो जैसे 5 साल का बॉन्ड है, 5 साल में ये आपका मैच्योर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हमारे पास में टोटल एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कोई भी इन्वेस्टर अर्न करेगा अगर वो बॉन्ड को आज यहाँ पर करेंट मार्केट प्राइस पर खरीदता है और तब तक होल्ड करता है जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो मैंने आज खरीदा बॉन्ड और आज खरीद कर आज से 5 साल बाद मुझे कितना अमाउंट मिल रहा है,
और कितना परसेंट इंटरेस्ट मैं बोल सकती हूँ कि मुझे 1 साल में रिसीव हुआ। तो हमारे पास मार्केट प्राइस क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है, कूपन पेमेंट्स क्या है, इस सब के थ्रू हम YTM निकालते हैं। फेज 1 में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, फेज 2 में इन केस क्वेश्चन आ जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस एफ माइनस पी अपॉन एन अपॉन एफ प्लस पी अपॉन 2। आपके में वैसे आएगा नहीं, आपके सिलेबस में है नहीं इतना, लेकिन फिर भी एक बार याद कर लेना चाहो तो कर सकते हो। ये होता है सी आपका कूपन पेमेंट, जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। एफ होता है फेस वैल्यू। पी होता है आपका करंट मार्केट प्राइस, क्या चल रहा है, बॉन्ड भी ना सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स जो इसके मैच्योरिटी के भी बचे हुए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स पर आ गए हम। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जो कि अपनी वैल्यू ड्राइव करते हैं किसी अंडरलाइंग एसेट से। मान लो मैंने एक सिल्वर का ETF खरीदा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब म्यूचुअल फंड जैसे ही होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है अभी करेंटली, तो इस ETF पर भी मुझे प्रॉफिट होगा ना। तो यहाँ पर हमारे पास में अंडरलाइंग एसेट क्या है, सिल्वर है, और उसकी वैल्यू के ऊपर इस ETF का प्राइस डिपेंडेंट होता है। अब ये पूछ रहे हैं which of the following best describes the key difference between a forward contract and a future contract। अब मैं इसको आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है ये। देखो, मान लो यहाँ पर एक है ABC लिमिटेड ले लेते हैं, ठीक है, और एक है हमारे फार्मर। अब ABC लिमिटेड क्या है, टेक्सटाइल फर्म है। क्या है, टेक्सटाइल फर्म। अब हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास मान लो यहाँ पर टेक्सटाइल फर्म जो है, फार्मर जो है, ठीक है, वो क्या करता है, कॉटन प्रोड्यूसिंग फार्मर है। इनको लगता है आगे जाकर फ्यूचर में हो सकता है कॉटन के रेट्स गिर जाएं, जब इनका यहाँ पर इसको सेल करने का टाइम आएगा। और ABC लिमिटेड को लगता है कि यार ऐसा ना हो फार्मर कॉटन के प्राइसेस बढ़ जाए जब मुझे परचेज करना होगा। अब ऐसी सिचुएशन में ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये एक फिक्स प्राइस डिसाइड करते हैं। लेट अस से इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि 1 kg कॉटन जो है वो 100 रुपीज की है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ ज्यादा सोचना मत कि अच्छा इतना सस्ता कैसे आ जाएगा, ये वो एक एग्जांपल है। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ठीक है। अब हो सकता है कि 1 kg कॉटन जो है वो इन फ्यूचर 150 रुपीज पहुंच जाए। तो यहाँ पर सेलर को, ठीक है, सेलर कौन है, फार्मर है, ठीक है। इन्होंने सोचा था गिरेगा प्राइस, लेकिन प्राइस तो बढ़ गया 50 रुपए से, बट कॉन्ट्रैक्ट करा 100 रुपए का, इनको लॉस हो रहा है ना। अब यहाँ पर ये हो सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो ना करें। अगर ये इसको फॉलो नहीं करना चाहते तो क्या ऐसा पॉसिबल है, देखो, अगर मान लो ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो फॉरवर्ड में हमारे पास में ओवर द काउंटर चीजें चलती है। जैसे आप दवाइयां लेने जाते हो मेडिकल स्टोर से, तो आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी कुछ दवाइयां ले आते हो, ये होती है ओवर द काउंटर की, कोई फॉर्मल रूल्स आप फॉलो नहीं कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर कोई खास रूल्स नहीं है। काउंटर पार्टी रिस्क है, हो सकता है एक पार्टी जिसको लॉस हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट से, वो यहाँ से विड्रॉ कर ले, ठीक है। यही कहलाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब आती है बात फ्यूचर की। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में आपके पास में ऐसा नहीं कर सकते। अब मान लो ऐसा हो गया, तो भी दोनों को ना एक मार्जिन अकाउंट दिया जाता है। अब ये एक्सचेंज ट्रेडेड उस पर होते हैं। अगर फॉरवर्ड है तो फार्मर ABC को और ABC फार्मर को जानता है, ये दोनों ने आपस में मिलकर ये दोस्ती की होगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा। लेकिन अगर मान लो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, आप शेयर्स खरीदने जा रहे हो, आपको नहीं पता किसने बेचे थे जहां से आपको मिल गए, तो यहाँ पर ये दोनों अनोनिमस पार्टीज होती हैं, दे डोंट नो अबाउट ईच अदर। एंड यहाँ पर क्या होगा कि इनसे एक्सचेंज बोलता है कुछ मार्जिन अमाउंट रखने के लिए। मीनिंग यहाँ पर एक्सचेंज बोल सकता है कि ठीक है आप एक काम करो, आप यहाँ पर 5,000 रुपीज जो है दोनों डिपॉजिट कर दो, क्योंकि 50 रुपए से यहाँ पर प्राइस बढ़ा है, तो फार्मर का लॉस है, तो फार्मर के 50,000 में से 50 रुपीज कट हो जाएंगे 5,000 में से। किसको मिल जाएंगे, जिसको फायदा हो रहा है, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर मान लो फार्मर एग्जिट करना चाहते हैं कि यार मेरा तो बहुत लॉस है, मुझे एग्जिट लेनी है, तो एक्सचेंज कहता है कि पहले क्या करोगे, ये जो लॉस तुम्हें यहाँ पर हो रहा है वो दूसरी पार्टी के लिए प्रॉफिट है, उतना पैसा इनको दो जो मार्जिन अमाउंट से कट जाएगा, और फिर तुम जा सकते हो।
मान लो मार्जिन अमाउंट से पूरा का पूरा 5,000 एग्जॉस्ट हो गया इसका, फिर तो एक्सचेंज कॉल कर कर इस पैसे को दोबारा से अकाउंट में डिपॉजिट करवाता है और पैसे डिपॉजिट करवाता है। ओके, अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब हमने किया तो मान लो फार्मर ने यहाँ पर 7 kg कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, 70 kg की बात की, बट एक्सचेंज डिसाइड करता है कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज क्या होगा। स्टैंडर्ड होता है जैसे कि 100 kg का, 200 kg का, 150 kg का। यहाँ पर आप मन मुताबिक नहीं जा रहे। फॉरवर्ड में आप दो पार्टीज एक दूसरे को जानते हो, मान लो दोस्त हो पुराना, एक साथ काम कर रहे हो, साथ में मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। आगे समझ में? तो अब यहाँ पर देखो आपके पास में आंसर क्या है, वही ऑप्शन देख लेते हैं, बी वाला। तो फ्यूचर स्टैंडर्डाइज्ड है, जैसा मैंने बताया कि आपको यहाँ पर 100, 200, 300 ऐसे ही जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अपने मन का कॉन्ट्रैक्ट साइज रख रहे हो। एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहा है, जैसा मैंने भी बताया था। फॉरवर्ड्स क्या होते हैं, ये कस्टमाइज होते हैं, हम दोनों पार्टीज एक दूसरे को जानते हैं, हमने ओवर द काउंटर यहाँ पर डिसाइड कर लिया। हो गया समझ में? अब आते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप के ऊपर। इंटरेस्ट रेट स्वैप पूछ रहे हैं, इसमें क्या आता है देखो। इंटरेस्ट रेट स्वैप भी थोड़ा समझा देती हूँ। ये एक बैंक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास लेटर से प्रिंसिपल है, हमने लोन लिया है 1 लाख रुपीस का, 1 लाख रुपीस का लोन लिया। एक ने लिया फिक्स्ड रेट लोन, ए पार्टी ने, और बी पार्टी ने लिया था फ्लोटिंग रेट। अब इनको लगता है बी को कि आगे जाकर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लेटर से मान लो MCLR प्लस 2% का इंटरेस्ट ही पे करते हैं बैंक को। अब MCLR रेट बढ़ेगा, अभी मान लो 5% MCLR है तो ये टोटल 7% इंटरेस्ट पे कर रहे थे। आगे जाकर मान लो MCLR 8% हो जाता है तो ये 10% इंटरेस्ट पे करेंगे, इनको लॉस होगा। फिक्स पे मानकर चलो इनको 8% इंटरेस्ट पे करना होता है, फिक्स्ड है ना, इररिस्पेक्टिव। अब इनको इन फ्यूचर लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएंगे, MCLR वगैरह ये सब आपके लिंक जो बेंचमार्क रेट्स हैं कम हो जाएंगे, लेटर से कम 6% से ज्यादा इंटरेस्ट कोई पे नहीं करेगा। अब ये तो इनको 8% पे करना पड़ेगा, इनको लॉस की सिचुएशन लग रही है, इनको लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट सोच रहे हैं, एक को लगता है नीचे गिरेगा, एक को लगता है ऊपर गिरेगा, जस्ट ऑपोजिट सोच रहे हैं। एक के पास फिक्स्ड है, एक के पास फ्लोटिंग है, ठीक है। उन्होंने बैंक को बोला हम स्वैपिंग करना चाहते हैं, अदला बदली करना चाहते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास में एक ड्रेस है और एक ड्रेस आपकी किसी फ्रेंड के पास है। आपको अपनी फ्रेंड की ड्रेस पसंद आ रही है और आपके फ्रेंड को आपकी ड्रेस पसंद आ रही है, आप दोनों ने स्वैप कर ली। दोनों का मानकर चलते कि प्राइस जो था ड्रेस का वो सेम था, तो यहाँ पर आप दोनों ने स्वैपिंग कर ली। तो यहाँ भी दोनों ऑपोजिट सोच रहे हैं एक दूसरे से, तो ये बैंक के पास गए, बैंक को पता चल गया दो पार्टीज इस तरह की हैं, उन्होंने आपस में इन्हें मिलवाया और इनकी स्वैपिंग करा दी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में जो इंटरेस्ट रेट से कैश फ्लो हो रहा है वो हमने स्वैप कर लिया, ठीक है। और हमारे पास जो नॉशनल प्रिंसिपल था वो सेम है। आ गया समझ में? तो ये होते हैं प्लेन वनीला। प्लेन वनीला मतलब फिक्स्ड को फ्लोटिंग के साथ में हमने इंटरेस्ट रेट्स को स्वैप कर लिया और यहाँ पर दोनों पार्टीज ऑपोजिट सोच रही हैं। अगर फ्लोटिंग टू फ्लोटिंग भी हो सकता है ये, जिसे बोलते हैं बेसिस। ये आपके में इतना है नहीं, बस इतना याद कर लेना जितना भी समझाया है। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं इन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डेली बेस्ड ऑन द क्लोजिंग मार्केट प्राइस टू सेटल गेन्स और लॉसेस इज कॉल्ड। यहाँ पर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ना, जिसमें कि हमें प्राइसेस एडजस्ट करने हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के, जो भी क्लोजिंग मार्केट प्राइस था उसके अकॉर्डिंग, ताकि जो भी गेन या लॉसेस हैं वो हम सेटल कर पाए। तो ये पूछ रहे हैं कि ये हमारे पास में क्या कहलाएगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको याद होगा एक्सचेंज ट्रेडेड वाले थे जहां पर मार्जिन मनी का कॉन्सेप्ट लग रहा था, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स इसका आंसर मार्क टू मार्केट वैल्यू हो जाएगा। मार्क टू मार्केट वैल्यू क्या होता है, आज पूरे दिन में शेयर्स के प्राइसेस ऊपर नीचे हुए, लेकिन जब क्लोजिंग हुई मीनिंग डे एंड हुआ, उस टाइम पर जो प्राइस होगा वो मैं मानती हूँ MTM प्राइस। तो ये डेली सेटलमेंट प्रोसेस है जहाँ पर प्रॉफिट या लॉसेस किसी भी फ्यूचर पोजीशन पर कैलकुलेट करते हैं डे के क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग, और इसको ट्रेडर की मार्जिन अकाउंट में एडजस्ट कर लेते हैं। वो जो मार्जिन मैंने आपको समझाया था उससे लार्ज लॉसेस को एक्यूमुलेट नहीं होने देते। एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि बायर को राइट दे रहा है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है टू सेल। देखो ऐसे याद कर लो, कॉल बाई, कॉल मतलब मैं अपने पास बुला रही हूँ, अपने पास बुला रही हूँ तो मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, बाई करूंगी किसी चीज को। और पुट होता है कि मैंने रख दिया, जिसको लेकर जाना है वो लेकर चले जाओ, सेल। इसको ऐसे शॉर्टकट में याद कर लो पहले तो।
ठीक है, ताकि कंफ्यूज नहीं हो। अब क्या होता है, मैं इसको थोड़ा समझा देती हूँ। मैंने आपको बॉन्ड समझाया था, मैंने बोला था ए है, एबीसी लिमिटेड है और एक इन्वेस्टर है ना। अब जब बॉन्ड इशू तो इसने करा था, एबीसी ने इशू किया था, लेकिन इन्वेस्टर ने खरीद लिया था और पैसा दे दिया था। इन्वेस्टर ने जब इसे पैसा दिया तो बॉन्ड किसके पास आ गया, इन्वेस्टर के। तो इन्वेस्टर कहलाता है बॉन्ड होल्डर, ठीक है। अब आपको अगर मैं बोलूं कोई सामान आपको बेचना है तो आप तभी बेच सकते हो जब आपके पास है। तो बॉन्ड किसके पास है, इन्वेस्टर के पास है, राइट। अब हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपीस का बॉन्ड था, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 7% का था और 5 साल की मेच्योरिटी थी। अब एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में क्या होता है, मान लो मैं आपसे ऐसा बोलती हूँ कि बच्चे अब आप क्या करो, मतलब आप एक कंपनी हो, आपको जितने पैसे की जरूरत थी वो पैसा आपको मिल गया था, अब उस पैसे को आपने यूटिलाइज भी कर लिया। अब आप क्या चाहते हो कि मुझे बार बार इंटरेस्ट रेट 5 साल के लिए ना पे करना पड़े। 3 साल के में हमने क्या करा है, हमने ना कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 3 साल में हमें एक ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या हम इस बॉन्ड को अब वापस खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते। तो मान लो अगर मैं खरीदना चाहती हूँ तो मैं कॉल ऑप्शन को यूटिलाइज करूंगी। तो क्या हुआ, जब मान लो 1 लाख रुपए का बॉन्ड था, ठीक है, इन्वेस्टर कितने रुपए देगा, एबीसी को 1 लाख रुपए दे रहा है। अब 1 लाख रुपए दे रहा है, ऐसी सिचुएशन में एबीसी कहेगा 1 लाख की जगह तुम मुझे केवल यहाँ पर 99,000, ठीक है, 750 रुपीज दे दो। उसने पूछा कि क्यों भाई, वो कह रहा है 250 रुपए में ना मैं एक कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ और मुझे 3 साल के बाद एक ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर मैं चाहूँ इस बॉन्ड को वापस खरीद सकता हूँ एक पर्टिकुलर डेट पर। तो ये होता है कॉल ऑप्शन कि हम इसे बाई कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन है कि मैं बाई करना चाहूँ तो करूंगी, नहीं करना चाहती तो नहीं, क्योंकि मैंने 250 रुपए दिए हैं। मुझे आकर इन्वेस्टर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं नहीं तुमको तो इसको बाई करना ही पड़ेगा। तो क्या हो गया, कॉल ऑप्शन राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है कि मुझे इसे बाई करना ही है। और इन्वेस्टर का क्या होता है, इन्वेस्टर का हो गया आपका सेल। अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर हमारे पास में इन्वेस्टर बोलता है कि तुम मुझसे 1 लाख रुपए की जगह 1,250,000 रुपए ले लो। उसने बोला कि क्यों ले ले भाई, आप बताओ ऐसा क्यों कह रहे हो। कहते हैं मैं ना क्या करना चाहता हूँ, पुट ऑप्शन लेना चाहता हूँ। पुट ऑप्शन लेना चाहता हूँ, पुट ऑप्शन क्या है कि 3 साल बाद अगर मेरा मन करता है कि मैं इसे बेच दूं तो मेरे पास ये ऑप्शन हो कि मैं बेच सकता हूँ, अगर नहीं मन करेगा तो मैं यूज नहीं करूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास में जो 3 साल है ये होती है एक्सपायरी डेट, ये हम इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कब कर सकते हैं। इसके पास में राइट टू सेल हो गई, ठीक है। तो हमारे पास में पुट ऑप्शन होल्डर को, बॉन्ड होल्डर को दैट इज इन्वेस्टर राइट दे रहा है कि वो एसेट को बेच सके, एसेट क्या है उसके लिए, बॉन्ड है। और कॉल ऑप्शन एबीसी लिमिटेड जो इशुअर है उसे ऑप्शन दे रहा है कि इसे वापस खरीद सकता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं बनती है। ओके, नेक्स्ट जाते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड टैक्स के ऊपर। ये आपका 30th क्वेश्चन है। द जेम ट्रिनिटी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टैंड्स फॉर जनधन आवास मोबाइल। अब ये आपको पता ही है कि यहाँ पर इसका होता है जनधन आधार एंड मोबाइल, है ना। तो ये आपका फाउंडेशनल फ्रेमवर्क माना गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कि कोई फाइनेंशियल सर्विसेज और गवर्नमेंट सब्सिडीज हमें प्रोवाइड करनी है। तो जनधन आपको पता ही है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर आ जाता है। आधार आपको पता ही, आधार कार्ड बायोमेट्रिक बेस्ड रहता है। और मोबाइल आपका कम्युनिकेशन एंड ट्रांजेक्शन लेयर को फुलफिल कर रहा होता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हम कर पाते हैं यहाँ पर। एंड इसके थ्रू हमारे पास जो जन धन अकाउंट्स थे वो पहला स्टेप माना जाता है कि रूरल पॉपुलेशन जो है उनको PMJJBY दैट इज जीवन ज्योति बीमा योजना एंड PMSBY और अटल पेंशन योजना के लाभ मिल पाएंगे, ठीक है। What is the primary role of account aggregator in the financial ecosystem? तो यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं कि अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है। देखो, आपका एक अकाउंट है लेटेस्ट से PNB बैंक में, एक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, एक है आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एक अकाउंट एग्रीगेटर मान लो एबीसी है ना, एबीसी की आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की। अब वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके कंसेंट की वजह से
आपको अपने तीनों अकाउंट की एक ही एप्लीकेशन से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस अकाउंट में कितना अमाउंट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका रोल क्या है कि सिक्योर कंसेंट बेस्ड हो। ठीक है, कंसेंट आपका लग रहा है, डेटा कॉन्ड्यूट की तरह काम करेगा और इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अलग अलग इंस्टीट्यूशन में डिजिटली और रियल टाइम में शेयर कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम से अगर आपसे पूछा जाए तो 3 कोर पिलर पर काम करता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, ये जो बैंक्स है, ठीक है, इन्होंने इंफॉर्मेशन दी आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर, जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आपका डेटा चाहता है, ठीक है, ताकि वो एक सर्विस आपको प्रोवाइड कर पाए। और अकाउंट एग्रीगेटर, जो कि यहाँ पर एबीसी लिमिटेड है, जो ये सारी इनको एक ही जगह लेकर आ रहा है। तो अगर आपको एक लोन चाहिए तो फिजिकली आपको बैंक डाउनलोड करनी पड़ेगी, इस बैंक स्टेटमेंट, उसको प्रिंट करना है, शेयर करना है। इसकी जगह आप क्या करते हो, आप यहाँ पर अकाउंट एग्रीगेटर की तरह काम करवा सकते हो। और ये ना डेटा ब्लाइंड होते हैं। क्या होते हैं ये, डेटा ब्लाइंड होते हैं। ये आपका डेटा ना तो देख सकते हैं, ना स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही आपके डेटा को सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर ग्रैन्युलर कंसेंट जो है वो आपकी लगती है। तो एक कंसेंट मैनेजर फॉर शेयरिंग फाइनेंशियल डेटा बिटवीन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स। ठीक है, याद रहेगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। आपको बताना है कि नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उनके लिए इनमें से कौन सा एक पिलर नहीं होगा। तो कौन कौन से पिलर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज याद रखना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये कि 2025 में 2.2 बिलियन फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है, ठीक है, वो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर आ चुके हैं। और 100 बिलियन मिलियन यूजर्स जो है, 112 मिलियन यूजर्स, इन्होंने ऑलरेडी अपने अकाउंट्स को लिंक कर दिया है। तो सेबी, आरबीआई, पीएफआरडीए, एडा, ये सभी इस इकोसिस्टम का पार्ट है। ठीक है, इतना भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन का पिलर आपको पता होना चाहिए। देखो, ये ना आपका 5 ऐसा बेसिकली 5 पिलर्स बोलते हैं इसको, पंच ज्योति कर भी नाम दिया था। तो पिलर 1 आपका यूनिवर्सल एक्सेस एंड यहाँ पर यूसेज रहता है, जिसमें कि हम इक्विटेबल, अफोर्डेबल, सूटेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे सेविंग, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन। देन यहाँ पर पिलर 2 आता है जेंडर सेंसिटिव के लिए, जिसमें कि हम विमेन लेड इंक्लूजन एंड टेलर्ड स्ट्रेटजीज लेकर आते हैं वल्नरेबल सेक्शंस के लिए। फिर आता है लाइवलीहुड एंड स्किल इंटीग्रेशन, एंड देन आता है फाइनेंशियल एजुकेशन और कस्टमर प्रोटेक्शन, जैसे आरबीआई का सीएमएस स्कोर्स पोर्टल के बारे में मैंने भी बताया था। तो ये सारे हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं पिलर्स। तो कौन सा नहीं होगा यहाँ पर, हाई रिस्क स्पेक्यूलेशन जो है वो नहीं होगा, एक्सेस, यूसेज, क्वालिटी, प्रोटेक्शन, ये हमारे यहाँ पर नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन रहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपसे अगर बात समझी जाए कि भाई एनएसएफआई जो है, ठीक है, अभी 2025 से 30 के लिए नया आया है, उससे पहले 2019 से लेकर 2024 के लिए एक चल रहा था। तो थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, तो आरबीआई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर यहाँ पर सेबी और पीएफआरडीए, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन एनसीएफई, जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसटीसी, एंड बैंक्स और एनबीएफसी, जो कि ग्राउंड लेवल पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये पंचज्योति ऑब्जेक्टिव्स के नाम पर वर्क कर रहे हैं, जिसमें कि इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, टेक्निकल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर। फुल फॉर्म होता है इसका, एब्रीविएशन बनेगा टेक्निकल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, अब आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड ट्रिपल पी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एंजल इन्वेस्टर्स डिफर फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट बिकॉज। तो एंजल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट कौन से होते हैं। एंजल इन्वेस्टर देखो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं ये,
जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और वेंचर कैपिटलिस्ट कौन से होते हैं? ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसे इंडिया में भी बहुत सारी अलग-अलग कैपिटल कंपनीज़ होती हैं। अब ये क्या करते हैं, ये लोग अलग-अलग लोगों से पूल करते हैं फंड को और तब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये अपना खुद का जो पैसा होता है, पर्सनल अमाउंट, ठीक है, वो इन्वेस्ट करते हैं पर्सनल वेल्थ को, और इनके पास में जो भी सरप्लस कैपिटल है। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या कर रहे हैं? पूल कर रहे हैं पैसा अलग-अलग लोगों से, लिमिटेड पार्टनर्स जैसे पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज़, वेल्दी फैमिलीज़ हो सकती हैं, और ये यहाँ पर फिड्यूशियरी ड्यूटी को मैनेज कर रहे होते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो सीड स्टेज पर यूजुअली और प्री सीड स्टेज जो होती है किसी भी वेंचर की, किसी भी कंपनी की, किसी भी स्टार्टअप की, उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और एवरेज इन्वेस्टमेंट ये 25 लाख से लेकर 2 करोड़ तक देते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो बाद में आते हैं बिजनेस में, और यहाँ पर ये सीरीज ए, सीरीज बी, बियॉन्ड फंडिंग कर रहे होते हैं, जो कि 5 करोड़ से 100 प्लस करोड़ तक जा सकती है। अब एक ना अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन होती है, जिसके अंडर यहाँ पर एंजल फंड्स कैटेगरी 1 एआईएफ अगर है, तो ऐसी सिचुएशन में नेट टेंजिबल एसेट्स जो है वो 2 करोड़ के होने चाहिए, इंडिविजुअल की नेट वर्थ हो, ठीक है, 2 करोड़ रुपीस होनी चाहिए, मिनिमम 25 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी, मैक्सिमम 200 इन्वेस्टर्स पर स्कीम कर सकते हैं, और लॉक इन यहाँ पर जो है वो 3 साल के लिए किया जाएगा एंजल फंड्स को। वेंचर कैपिटलिस्ट में ऐसी कोई भी यहाँ पर नेटवर्थ की बात नहीं की गई है, 1 करोड़ रुपीस हर एक इन्वेस्टर से, और मैक्सिमम 1000 इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, और यहाँ पर फंड का जो टेन्योर है 7 से 10 साल तक हो सकता है। एंजल इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ना, तो वो आपको मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, मेंटोर्स की तरह काम कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं इन द हाइब्रिड एन्युटी मॉडल ऑफ ट्रिपल पी फॉर हाईवे कंस्ट्रक्शन। अब ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कितना अमाउंट पे कर रही होगी, और हम यहाँ पर कितना अमाउंट जो है वो अपना रिसीव कर रहे होते हैं एज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है 40% का, ठीक है, वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40% देता है कंस्ट्रक्शन सपोर्ट ग्रांट के फॉर्म में, जो कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है, ठीक है। और एक होता है प्राइवेट डेवलपर कंट्रीब्यूशन, जो कि 60% रहता है। अब यहाँ पर जो डेवलपर होते हैं वो रिमेनिंग अमाउंट को मिक्स ऑफ इक्विटी और डेट के थ्रू ले रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में, यहाँ ये ना ट्रिपल पी के अंडर आता है, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, जिसमें कि हाईवे कंस्ट्रक्शन इंडिया में किया जाता है, और हम लोग क्या करते हैं, रिवाइव करते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। तो ब्लेंड करेंगे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल्स को। तो हाइब्रिड नेचर यहाँ पर इसका कैसे आता है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पैसा दे रही है यहाँ पर, और हमारी प्राइवेट उससे भी आ रही है फंडिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो रिवेन्यू मॉडल होता है उसमें क्या होगा, रिवेन्यू आपका कैसे कलेक्ट हो रहा है, एनएचएआई जो है वो टोल्स को कलेक्ट करती है, और फिक्स पेमेंट जो है वो पे की जाती है, सेमी एनुअल एन्यूटी पेमेंट्स की जा रही हैं, गवर्नमेंट यहाँ पर पे कर रही है, ताकि जो 60% की इन्वेस्टमेंट है इसे कवर कर पाए। 15 साल का एक पीरियड ये यूजुअल में रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें कि इंटरेस्ट और ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपकी एडेड रहती हैं। तो आपके पास में 3 मॉडल्स की बात की गई है, तीनों डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन मॉडल, एक आपका रहता है बॉट मॉडल जिसको हम टॉल मॉडल भी कह सकते हैं, और एक होता है हैम आपका हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर फंडिंग जो है वो 100% गवर्नमेंट करती है, ट्रैफिक रिस्क भी गवर्नमेंट ही बॉन्ड कर रही होती है, और गवर्नमेंट ही टोल कलेक्शन करेगी, मेंटेनेंस भी यहाँ पर गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर 100% प्राइवेट आपकी इन्वेस्टमेंट आती है फंडिंग, और प्राइवेट प्लेयर ही यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो भी कि भी कितने लोग आ रहे हैं, वो भी हमारा पूरा रिस्क किसके ऊपर है, प्राइवेट प्लेयर के ऊपर है। टोल कलेक्शन भी प्राइवेट प्लेयर ही कर रहा है, और मेंटेनेंस भी प्राइवेट प्लेयर ही कर रहा है, ठीक है। हाइब्रिड एन्युटी में क्या होता है, 40% गवर्नमेंट, 60% प्राइवेट, ट्रैफिक रिस्क गवर्नमेंट बॉन्ड करेगी, साथ में यहाँ पर टोल कलेक्शन भी गवर्नमेंट करेगी, लेकिन जो मेंटेनेंस है वो प्राइवेट कंपनी करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में जो रिस्क था प्राइवेट प्लेयर के ऊपर वो हटा दिया गया, एंड अलोंग विद दैट हमारे यहाँ पास अमाउंट जो है वो मिल जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, क्राउड फंडिंग टिपिकली इन्वॉल्व्स। अगर क्राउड फंडिंग हो रही है उसमें क्या होगा, डेक्कन एयरलाइंस है ना, वो आपकी क्राउड फंडिंग के ऊपर स्टार्ट हुई थी। तो हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ लोगों से क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है। तो यहाँ पर 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं आपके प्रोजेक्ट का, क्रिएटर होते हैं, एक इनिशिएटर जिन्हें बोलेंगे, एक क्राउड होती है और एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पर्सन या ग्रुप जो है वो प्रपोज करते हैं आइडिया को, प्रोजेक्ट को, कॉज को। क्राउड यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती है स्मॉल सम ऑफ मनी। प्लेटफॉर्म जो है एक वेबसाइट होगी, यहाँ पर जैसे इम्पैक्ट ग्रुप, ये ग्रू या फिर मिलाप के बारे में आपको पता है ना, तो ये कैंपेन चलाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं कि फंड्स ट्रांसफर किए जाएं। ठीक है। डोनेशन बेस्ड हो सकता है, रिवॉर्ड्स दे सकते हैं यहाँ पर, डेट बेस्ड हो सकता है कि भाई रीपे किया जाएगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, और इक्विटी बेस्ड हो सकता है कि शेयर्स या ओनरशिप दी जाएगी जितना भी अमाउंट आप कर रहे हो, लेकिन ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड और इलीगल माना जाता है। ठीक है। तो सेबी जो है वो यहाँ पर इसको क्राउड फंडिंग जो है, ठीक है, अगर मोर देन 200 लोग हैं तो ऐसे में इसको पब्लिक ऑफर की तरह ही कंसीडर कर रही होती है। तो अब यहाँ पर जैसे सहारा केस हुआ था, इसी की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस हो गई है सेबी, और अक्रेडिट इन्वेस्टर्स जो होते हैं जिनकी हाई नेट इंडिविजुअल्स हैं, वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं कुछ सोफिस्टिकेटेड डिजिटल फंडिंग राउंड्स में। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी ले लेते हैं। देखो छोटे छोटे पैसे हैं यहाँ पर, हमने बताया किसी एक शहर में हमें मान लो कुछ प्रोजेक्ट करना है शुरू, हमने यहाँ के शहर के लोगों को बताया कि उनको क्या फायदा होगा, है ना, और उन्होंने यहाँ पर कुछ कुछ फंडिंग कर ली, तो हमें आसानी से पैसा मिल गया। सबके लिए छोटा अमाउंट था, हमारे लिए एक बड़ा अमाउंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब आपसे बोल रहे हैं, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इंक्लूड शैडो प्राइसिंग। व्हाट इज शैडो प्राइसिंग? तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, प्राइस ऑफ गुड्स इन द ब्लैक मार्केट, द ट्रू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ रिसोर्स वेयर मार्केट प्राइसेस आर डिस्टॉर्टेड और नॉन एग्जिस्टेंट, द फ्यूचर प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी, द टैक्स एडजस्टेड प्राइस, द कॉस्ट ऑफ शैडो बैंकिंग। देखो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्राइस। ठीक है, शैडो प्राइसिंग को क्या बोलते हैं हम। यहाँ पर क्या होता है, असाइन करेंगे मॉनेटरी वैल्यू किसी रिसोर्स को या फिर आउटकम को जो कि एक क्लियर मार्केट प्राइस अपने पास नहीं रखते। तो मार्केट प्राइस यहाँ पर ट्रू सोशल वैल्यू हमें रिसोर्स की नहीं बता पा रहे, क्योंकि डिस्टॉर्शन जैसे टैक्स आ जाता है आपका, सब्सिडीज आ जाती है, मोनोपोलीज, एक्सटर्नलिटीज आ जाती है, जैसे पोल्यूशन है। तो शैडो प्राइसिंग क्या करते हैं, इन डिस्टॉर्शंस को करेक्ट कर कर हमें बताते हैं कि एक जो रिसोर्स है उसकी वर्थ कितनी होगी। आगे समझ में, जैसे कुछ कॉमन टाइप के आप देखेंगे, शैडो वेज रेट होता है कि भाई ट्रू इकोनॉमिक कॉस्ट, अगर हम किसी लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो क्या होगी। जैसे मान लो जहाँ पर हाई अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पर आपको लेबर सस्ती मिल जाएगी, लेकिन SWR जो होगा वो आपको ऑफन लोअर होता है एक्चुअल मार्केट रेट से। शैडो एक्सचेंज रेट्स होते हैं, तो अगर मान लो किसी कंट्री की करेंसी आर्टिफिशियली ओवर वैल्यू की गई इसके सेंट्रल बैंक के थ्रू, तो हमें यहाँ पर क्या होगा, शैडो एक्सचेंज रेट जो है वो हायर रेट बताएगा देन द ऑफिशियल रेट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा होता है। मार्केट प्राइस एडजस्टेड फॉर डिस्टॉर्शंस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सोसाइटी के लिए क्या होगी ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ट्रू सोशल वैल्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज हमें बताते हैं जब मार्केट प्राइसेस को हमने डिस्टॉर्टेड, अगर वो उन्हें टैक्स सब्सिडीज या रेगुलेशन की वजह से उनको हमने यहाँ पर उसको एडजस्ट किया है डिस्टॉर्शंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जाते हैं। अब आपका चैप्टर है ये टैक्सेस एंड फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अब ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है स्पेशली अभी। वैसे तो देखो ये कैसा होता है आपका, ये डेस्टिनेशन बेस्ड जो कंजम्पशन टैक्सेशन होता है जिसको हम रिग्रेसिव इन नेचर बोलते हैं, कि भाई इररिस्पेक्टिव आप यहाँ पर कितना पैसा कमाते हो, क्या आपकी सैलरी है, आपको सभी को टैक्स पे करना है। ठीक है, चाहे वो कितना भी गरीब इंसान हो, इंडिया में ना कोई कितना भी गरीब हो और कितना भी अमीर हो, टैक्स सब पे करते हैं। ठीक है, हो सकता है डायरेक्टली इनकम टैक्स ना पे कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो दे ही रहे हैं, है ना, टोल टैक्स तो आप पे कर ही रहे हो अगर आप कार लेके निकल रहे हो। तो यहाँ पर इंडिया में ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो अब ये रिग्रेसिव होता है बाय नेचर, लेकिन
गवर्नमेंट ने इस बात पर, जब गवर्नमेंट को थोड़ा सा उल्टा सीधा बोला जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने अपनी खुद की रिपोर्ट निकलवा कर ये प्रूव करने की कोशिश की कि नहीं, ये प्रोग्रेसिव है नेचर में। बट वो बहुत ही हाईली क्रिटिसाइज किया गया था उस रिपोर्ट को। तो आई डोंट होप कि यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाएगा। बट अगर प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव का क्वेश्चन आए तो मतलब अटेम्प्ट ऑन योर रिस्क, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ और प्रूव करना चाह रही थी, रियलिटी कुछ और है। ऐसे भी क्या मानता है गवर्नमेंट की उससे जाता है, या एक्चुअल जो फाइनेंस बोलता है कि भाई इस तरह के टैक्सेस रिग्रेसिव है, वो आपको देखना होगा। एनीवेज ये डेस्टिनेशन बेस्ड होता है ना, कंजम्पशन बेस्ड होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डेस्टिनेशन प्रिंसिपल क्या है कि अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया मान लो महाराष्ट्र में और सेल किया हमने कर्नाटका में, तो भी कर्नाटका में जहाँ पर से कंज्यूम किया गया प्रोडक्ट को, वहां पर ये टैक्स क्या होगा, वो टैक्स जो है वो रिसीव किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को ये मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट मल्टी स्टेज टैक्स होता है, ये तो हर एक स्टेज पर लगता है, सप्लाई चेन के मैन्युफैक्चर से लेकर आपके कंज्यूमर तक। उसके बाद में हमने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके थ्रू ये यहाँ पर रिफंड हो जाता है जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट होता है। वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू ऐड होती है एट ईच स्टेज, जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू करते हैं, और वन नेशन वन टैक्स के अंडर हम यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर कास्केडिंग इफेक्ट को हटाने की कोशिश की जाती है। बाकी जीएसटी पर मैंने 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रखे हैं, वो आप पढ़ लेना। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अभी अभी नया फाइनेंस कमीशन जो है, 16 फाइनेंस कमीशन है ना, उसका अभी रिपोर्ट आने की बात है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आर्टिकल 280 के अंडर आता है क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ताकि हम डिफाइन करें फाइनेंशियल रिलेशंस हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और प्रेसिडेंट जो है वो इनको हर 5 साल में बना रहा होता है। एक चेयरमैन होते हैं और 4 यहाँ पर अदर मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो डिटरमिन करती है कि क्या क्वालिफिकेशंस और सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर जो पैसा दिया जाता है स्टेट्स को, या डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है टैक्स अमाउंट्स का, उसके लिए एक वर्टिकल डिवॉल्यूशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन होता है। वर्टिकल में जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीड्स है वो यूनियन और स्टेट्स के बीच में कैसे होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल में हम देखते हैं कि कितने, कौन से स्टेट को कितना शेयर मिलना चाहिए। ग्रांट्स दिए जाते हैं, ग्रांट्स इन एड, ठीक है, तो वो भी देखा जाता है कि कितना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगा। एंड ऑगमेंटेड स्टेट ऑफ फंड्स यहाँ पर देखा जाता है बेसिकली कि किस तरीके से जो कंसोलिडेटेड फंड स्टेट का है, वो सोर्सेज जो है पंचायत के, म्यूनसिपैलिटीज के, उनको यहाँ पर सप्लीमेंट करेगा। अच्छा, 16 फाइनेंस कमीशन की बात करें तो डॉक्टर अरविंद पंगारिया फॉर्मर वाइस चेयरमैन है, राइट। 16 फाइनेंस कमीशन जो है वो आपका लेट 2023 में बना था, और अपनी रिपोर्ट ये अब यहाँ पर सबमिट करना, बेसिकली आई थिंक तो इनको अब रिपोर्ट सबमिट कर देनी चाहिए थी, एनीवेज अभी तक की नहीं है शायद से, एक बार ही चेक कर लेना। नेक्स्ट जाते हैं। Under the FRBM Act, the escape clause allows the government to breach fiscal deficit target in case, यहाँ पर अगर आपका, ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो एक्ट रहता है इसके अंदर, अगर मान लो फिजिकल डेफिसिट टारगेट आपको दिया गया है और आप ब्रीच कर सकते हो, गवर्नमेंट को पूछा है, तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है इसमें कितना कर सकते हैं। तो अप टू 0.5% ऑफ द जीडीपी ड्यूरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर रिकमेंडेशन आई थी एनके सिंह कमेटी की, एनके सिंह कमेटी की, जिन्होंने बोला कि देखो अगर नेशनल सिक्योरिटी या वॉर है, कोई भी थ्रेट है सॉवरेन सेफ्टी में, नेशनल कलामिटी, नेचुरल डिजास्टर जैसे कोविड-19 आया था, एग्रीकल्चर का कोलैप्स हो जाए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आ रहे हैं, सीवियर इकोनॉमिक डाउनटर्न्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में जो है क्या, एस्केप क्लॉज जो है वो आपका ट्रिगर हो जाता है। ठीक है। याद रखना ये इम्पोर्टेंट है आपका। अच्छा, फिजिकल आपका फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में बजटेड टारगेट जो है हमारा, एक्चुअल रिवाइज डेफिसिट जो है वो 4.5% आई है, और यहाँ पर जो गोल है वो सेट किया गया था बाय 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है। फिजिकल डेफिसिट इज डिफाइंड एज, फिजिकल डेफिसिट का क्या डेफिनेशन होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स का डिफरेंस, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा।
ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में भी करवाया था। तो टोटल एक्सपेंडिचर में आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आ जाते हैं। एंड यहाँ पर आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है, इसमें टैक्स रेवेन्यू आ जाता है, जीएसटी, इनकम टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो डिविडेंड हमें पीएसयू या इंटरेस्ट में मिल रहे हैं। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स जो है, मनी जो हमें डिसइन्वेस्टमेंट से मिल रही है या रिकवरी ऑफ लोन से मिलती है। ठीक है, जैसे मान लो किसी कंपनी का गवर्नमेंट ने अपनी शेयर होल्डिंग बेच दी, या फिर यहाँ पर हमारे पास में जो लोन्स थे वो अमाउंट हमें रिकवर हो रही है जिसने हमारे ऊपर कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं की, तो वो हो गए नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स आपको पता ही है, जैसे टैक्स रेवेन्यू हो जाता है ना। और यहाँ पर आपके पास में डिविडेंड्स आ रहे हैं अलग अलग पीएसयूज के, या इंटरेस्ट रिसीव आपको हो रहा है। तो हम यहाँ पर बोरोइंग्स जो है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो है वो अपने आप में ही बोरोइंग्स हमें बता रही होती है। इसका फिस्कल डेफिसिट टारगेट 2025-26 का आपके पास में 4.4% ऑफ जीडीपी। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है वो एक कंसोलिडेटेड पाथ को यहाँ पर अचीव करने की कोशिश कर रही है। मीडियम टर्म गोल जो है वो हमारा कितना है, वो हमारे पास में यहाँ पर ठीक है, इसको याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the non-tax revenue source for the government? इनमें से कौन सा यहाँ पर एक नॉन टैक्स रेवेन्यू रहेगा? जीएसटी, इनकम, डिविडेंड्स, कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पर आपको पता है ये आपका नॉन टैक्स डिविडेंड्स जो मिल रहा है, मतलब कंपनी को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी गवर्नमेंट के पास में शेयर्स है। जब शेयर्स में क्या होता है कि जब कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है, तो वो जो डिविडेंड अमाउंट है वो मिल रहा है ना हमें, तो ये हमारे पास में नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंडर आ जाता है। ठीक है, चलो अब इसका आंसर एंड सोल्यूशन अपन को समझ में आ चुका है। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपकी इंटरेस्ट जो आपको रिसीव हुआ, डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स, ठीक है, अगर कोई सर्विसेज आपने प्रोवाइड की है, और फाइन्स भी यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इन्फ्लेशन पर। सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, आपको बताना है, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, सप्लाई साइड शॉक्स लाइक राइजिंग वेजेस और रॉ मटेरियल प्राइसेस, डिक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखो ये आपका आता है जब डिक्रीज होती है एग्रीगेट सप्लाई में, ठीक है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपका इंक्रीज हो गया। तो डिमांड पुल में क्या होता है, डिमांड पुल में आपके पास में लोग जो है वो ज्यादा खरीदना चाहते हैं देन व्हाट इज अवेलेबल। ठीक है, लेकिन कॉस्ट पुश में कंपनीज जो है उनके लिए एक्सपेंसिव हो जाता है उस प्रोडक्ट को बनाना, और ये जो कॉस्ट है ये ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके कंज्यूमर्स के पास जाएंगी ताकि प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन कर पाए। तो अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, वेज यहाँ पर हमारी लेबर यूनियंस वगैरह की वजह से बढ़ गई, या मार्केट कंडीशंस की वजह से, या फिर कोई जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया में क्या होगा, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो कॉस्ट जो है इम्पोर्टिंग गुड्स की वो ऊपर चली जाती है काफी, जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ गए, टैक्सेस यहाँ पर हाई पे करने पड़ रहे हैं, मान लो इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पर बढ़ गए हैं तो फाइनल कॉस्ट बढ़ गई प्रोडक्ट की, या फिर नेचुरल डिजास्टर्स और सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, डिमांड पूल में क्या होगा, जो हमारी स्पेंडिंग है या मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है, तो हमारे पास में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हम देखते हैं कि बढ़ रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, और डिमांड कर्व जो है वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which index is caused by the RBI as the primary anchor for inflation targeting? इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए ये आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा वाला यहाँ पर इंडेक्स जो है वो आरबीआई यूज कर रहा है। तो ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया था, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, आईडब्ल्यू, सीपीआई कंबाइंड, जीडीपी डिफ्लेक्टर या फिर पीपीआई। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड हो जाएगा। तो अप्रैल 2014 से आरबीआई जो है इस प्राइस इंडेक्स को यूज कर रही है, पहले डब्ल्यूपीआई यूज कर रही थी। प्राइमरी टारगेट हमारा 4% का रहता है, टॉलरेंस बैंड हमारा तो ±2% का रहता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें टारगेट रिव्यू, तो करेंट 4% का जो टारगेट है वो हमारा मार्च 31, 2026 तक ही आपका चलेगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर लो इन्फ्लेशन ट्रेंड देखा गया है। लेट 2025 में हमने देखा है कि
गोल्डी लॉक्स, ठीक है, गोल्डी लॉक्स पीरियड है जहां पर रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो रिकॉर्ड लो पर जा रहा है, अराउंड 0.25% रहा था अक्टूबर में, क्योंकि मैसिव डिक्लाइन हुआ है फूड प्राइसेस में। साथ में यहाँ पर गवर्नर जो है हमारे संजय मल्होत्रा जी, उन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पर हम लोग जो एग्रेसिवली रेपो रेट में कट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारी ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है और इन्फ्लेशन जो है वो हमारा अभी काफी लो पर चल रहा है, पैनिक जोन उसमें चल रहा है। ओके, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स वॉलेटाइल कंपोनेंट्स फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन। सो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वॉलेटाइल कंपोनेंट है जो कि आपका हट जाता है। तो मैंने आपको बताया था F&F, दैट इज फूड एंड फ्यूल जो होता है वो हम अपने कोर इन्फ्लेशन में नहीं लेकर चलते, क्योंकि इनके प्राइसेस वॉलेटाइल होते हैं और हमें यहाँ पर समझना होता है कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन जो है वो हमारा टेम्पररी वोलेटिलिटी की वजह से कितना था और कोर इन्फ्लेशन एग्जैक्टली कितना होगा। तो अंडरलाइन ट्रेंड हमें ज्यादा बेटर वे में समझ में आता है। कोर इन्फ्लेशन क्या है? हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड एनर्जी, या फिर आप ऐसे ले सकते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस ब्रैकेट में लिख लो फूड इन्फ्लेशन प्लस फ्यूल इन्फ्लेशन, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या आता है? आपके सीपीआई बास्केट और डब्ल्यूपीआई बास्केट के सारी चीजें आ जाती हैं, हाईली वॉलेटाइल होता है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग हमें बता रहा होता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है सुपर कोर इन्फ्लेशन, ये आज के टाइम में थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सुपर कोर इन्फ्लेशन क्या है? ये मैंने स्टैटिक में नहीं बता रखा है क्योंकि अभी थोड़ा ज्यादा हम देख रहे हैं इसको। तो इसमें ना जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस हैं वो हम हटा देते हैं, एज अभी देख रहे हो कि यूएस का डेट बढ़ता जा रहा है ना, और इंटरेस्ट पेमेंट्स भी बहुत ज्यादा हाई हो रही हैं उनकी, उनके डिफेंस बजट से भी ज्यादा उनकी इंटरेस्ट डेट पेमेंट्स की आ चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस इंडिया में भी और ग्लोबली बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने क्या करना है, अगर कोर इन्फ्लेशन से सुपर कोर इन्फ्लेशन में जाना है तो फूड एंड फ्यूल के साथ साथ गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को भी माइनस कर देंगे और ट्रांसपोर्ट प्राइसेस भी, जो कि हमारे फ्यूल से वैसे डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। ओके, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। द फिलिप्स कर्व सजेस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो फिलिप्स कर्व है वो आपका इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का एक इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि शॉर्ट रन में एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच में। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट लो होता है, एम्प्लॉयर्स यहाँ पर क्या करते हैं, एम्प्लॉयर्स आपका हायर वेजेस पे करते हैं ताकि वर्कर्स जो है वो आ पाए, और हायर वेजेस की वजह से इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग होती है और हायर प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसइंफ्लेशन रेफर्स टू, डिसइंफ्लेशन, ठीक है, तो यहाँ पर ना हमारे पास में अलग अलग टर्म्स होते हैं, डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन क्या है कि भाई इंक्रीज हो रहा है जनरल प्राइस लेवल में प्राइसेस ऑफ गुड्स सर्विसेज का, राइट। तो यहाँ पर जैसे प्राइसेस आपके 10% ऊपर चले गए तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास में जो इन्फ्लेशन है वो 10% था। अब डिसइंफ्लेशन क्या होता है? डिसइंफ्लेशन होता है कि जो रेट है इन्फ्लेशन का वो कम हो रहा है, ठीक है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो अभी भी है कंट्री में, लेकिन रेट जो है पहले 10% से इन्फ्लेशन हर साल बढ़ जा रहा था, अब 4% से बढ़ रहा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर डिसइन्फ्लेशन हुआ है, ठीक है। और डिफ्लेशन क्या हो जाता है? डिफ्लेशन होता है कि प्राइसेस जो है वो एक्चुअली फॉल कर रहे हैं, प्राइसेस जैसे जनरल इन्फ्लेशन का जस्ट ऑपोजिट डिफ्लेशन होता है, ठीक है। तो प्राइसेस जो है वो हमारे गिर रहे हैं, हाइपर इन्फ्लेशन ने एकदम बहुत शार्प इंक्रीज हमारे रेट्स में देखा जा रहा है। अगर डिसइंफ्लेशन हो रहा है तो ये एक अच्छी न्यूज मानी जाती है, ठीक है। इन सब में सबसे अच्छा क्या है? गुड न्यूज। डिसइंफ्लेशन सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। क्यों होता है ये बेस्ट यहाँ पर? क्योंकि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हमारा गोल रहता है। तो अगर आरबीआई देख रहा है कि भाई देखो इन्फ्लेशन जो है वो 7% है, मीनिंग 6% का जो हमारा अपर टारगेट था उससे भी ज्यादा जा रखा है टॉलरेंस बैंड,
तो इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अगर इन्फ्लेशन हमारा उसके बाद में 7% से 5% आ गया, तो इकोनॉमी जो है वो अब डिसइन्फ्लेशन एक्सपीरियंस कर रही है एंड सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसीज हैं वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए आएंगी, ना कि वो यहाँ पर डिफ्लेशन की तरफ क्रैश कर रहे हैं। कोई रिसेशन नहीं है, डिफ्लेशन है तो मतलब रिसेशन होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which component has the highest weightage in wholesale price index? होलसेल प्राइस इंडेक्स में कौन सा कंपोनेंट है जिसका हाईएस्ट वेटेज हमें देखने के लिए मिलता है? प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, फूड आर्टिकल्स। तो देखो हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनका वेटेज होता है 64.23%, जिसमें कि हमारे पास टेक्सटाइल, मेटल, केमिकल, मशीनरी, फूड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। प्राइमरी आर्टिकल्स में हमारे पास 22.62% का वेटेज होता है, जिसमें फूड आर्टिकल्स, रॉ वाले, नॉन फूड आर्टिकल्स, मिनरल्स, क्रूड पेट्रोलियम आ जाता है। फ्यूल एंड पावर में हमारे पास में रिमेनिंग 13.1% होता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें आ जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है 2/3 के अराउंड, जो कि हमें बताते हैं कि डब्ल्यूपीआई जो है वो हाईली सेंसिटिव होगा। ठीक है, तो डब्ल्यूपीआई हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाईली सेंसिटिव है अगर कोई चेंजेस आपके इंडस्ट्रियल इनपुट कॉस्ट में आते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, डब्ल्यूपीआई को रिलीज कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। एंड हाल फिलहाल में ये न्यूज में था, आईएमएफ का एक वीडियो बनाया मैंने, आरबीआई सर्कुलर्स वाले, उसमें जाकर देखोगे तो आपको मिलेगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आईएमएफ ने बोला है कि डब्ल्यूपीआई तो कितना पुराना हो गया, इसे यूज करना बंद करो। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय। तो स्टैगफ्लेशन क्यों आता है? देखो स्टैगफ्लेशन यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इन्फ्लेशन भी हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत हाई चल रहा है तो स्टैगफ्लेशन आ जाता है। स्टैगनेशन प्लस इन्फ्लेशन, ये दो टर्म्स मिलकर बनाते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, हाई इन्फ्लेशन होता है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ लो हो जाती है, इसकी वजह से हमें ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अच्छा एक टर्म होती है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन पता है क्या होता है? देखो रिफ्लेशन होता है कि रिकवरी फेज में है हम, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं या टैक्सेस को कम कर रहे हैं, प्राइसेस जो है वो हमारे इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं और आउटपुट भी हमारा जो है प्रोडक्शन वगैरह ये भी बढ़ जाता है। अच्छा एक टर्म होती है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन पता है क्या होता है? एक सिचुएशन जहां पर इंक्रीज हो रहे हैं प्राइसेस, ठीक है, एक या स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज के, जबकि दूसरे के यहाँ पर प्राइसेस जो है वो स्टेबल चल रहे हैं। याद रहेगा स्क्यूफ्लेशन। चलो नेक्स्ट जाते हैं। द बेस इफेक्ट इन इन्फ्लेशन कैलकुलेशन रेफर्स टू। तो बेस इफेक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट यहाँ पर प्राइस लेवल ऑफ द प्रीवियस ईयर का ऑन द कैलकुलेशन ऑफ करेंट इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया में आप देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन को। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम लास्ट ईयर से करेंगे। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पर देखो हमारे पास इन्फ्लेशन रेट का फॉर्मूला होता है इंडेक्स करेंट ईयर वाला। ठीक है, और माइनस इंडेक्स आपका प्रीवियस ईयर का अपॉन इंडेक्स आपका प्रीवियस ईयर का इनटू 100। तो होता क्या है कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, मैंने इकोनॉमिक्स वाले उसमें आपको समझाया था कि किस तरीके से 2 साल का हम लेकर चलते हैं तो कभी हमें इन्फ्लेशन काफी हाई या कभी बहुत ज्यादा लो लगने लग जाता है, डिस्टॉर्शन हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे ईयर 1 में 20 रुपीज था, ठीक है, ईयर 2 हमारे पास में 10 रुपीज था, ईयर 3 हमारे पास अगेन 20 रुपीज था। तो जब हम कंपेयर करेंगे ईयर 3 से ईयर 2 के लिए तो हमें लगेगा कि 100% का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है, जबकि अगर ईयर 1 से ईयर 3 में आप देखोगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो लो बेस इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लो बेस इफेक्ट यहाँ पर क्या है कि लास्ट ईयर का प्राइस जो था वो एबनॉर्मली लो हो गया था, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो ओवर स्टेटेड होती है, जबकि ईयर 1 और ईयर 3 तो बराबर है ना हमारे। चलो नेक्स्ट जाते हैं। टू कंट्रोल हाई इन्फ्लेशन द आरबीआई इज लाइकली टू decrease the repo rate, buy securities on open market operations, increase the repo rate and CRR, reduce the SLR, print more currency। तो यहाँ पर अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करेगा?
देखो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आरबीआई को यहाँ पर डियर या फिर कॉन्ट्रैक्शन मनी पॉलिसी, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अप्लाई करनी होगी, जिसमें कि हम मनी सप्लाई को रिड्यूस करते हैं और डिमांड को डैम्पन करने की, कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारे पास में पुल हो रहे हैं प्राइसेस डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो हम रेपो रेट को बढ़ा देते हैं, आरबीआई रेपो रेट्स बढ़ा देगा, जिससे कि बोरोइंग्स जो है, अगर बैंक से लोन लेना है तो वो महंगा हो जाएगा कस्टमर के लिए, और हमारे पास में इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो बढ़ जाएँगे, तो लोग यहाँ पर कम लोन लेना चाहेंगे। इसके अलावा रिज़र्व रेशियोज़ को बढ़ा देगा, जैसे सीआरआर, एसएलआर को बढ़ा देंगे, तो आरबीआई को यहाँ पर क्या कर रहा है बैंक से कि भई कम पैसे आप खर्च करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिज़र्व में रख रहे हो। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आप सिक्योरिटीज़ को सेल करना शुरू कर दोगे, तो यहाँ पर आरबीआई बोलेगा कि मैं एक सेलर बन जा रहा हूँ मार्केट में, ताकि जो भी एक्स्ट्रा कैश है वो अपने पास एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना? जब हम कोई सामान बेच रहे हैं तो लोग हमें पैसा देंगे, तो बैंक ने ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इनसे खरीदी, बैंक ने पैसा दिया आरबीआई को, तो आरबीआई ने कैश को एब्जॉर्ब कर लिया। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज करेंगे मार्जिन को हम लोग, तो जो पोर्शन है बोरोवर का वो हमें आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ेगा फॉर लोन्स अगेंस्ट सेंसिटिव कमोडिटीज। और क्रेडिट राशनिंग की देखा जाता है कि भाई कितना क्रेडिट हम स्पेसिफिक सेक्टर में दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो रेपो रेट बढ़ जाता है, सीआरआर एसएलआर रेट्स जो है, रिजर्व रेशियोज ये बढ़ जाते हैं, रिवर्स रेपो का रेट बढ़ जाता है, और सिक्योरिटीज जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम वो सेल करने लग जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो आंसर आपका सी हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट जो है ना, ये लोग हम सेकंड पार्ट में करेंगे, होपफुली तब तक मेरा थ्रोट वगैरह सही हो जाएगा। ये थोड़ा महीना ना खराब से ही रहा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और कमेंट कर कर बताना लेक्चर आपको कैसा लगा। इन केस आपको लग रहा है कि भाई आवाज बहुत ही ज्यादा खराब आ रही है, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा थ्रोट में मेरी दिक्कत है इस टाइम पर, मुझे पता है मैंने क्लास कैसे ली है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ना ई बुक सेक्शन में जाना हमारी वेबसाइट के, और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।